बबूसा और धरा जब होटल के कमरे में पहुंचे तो रात का 1:30 बज रहा था। धरा थकी हुई लग रही थी। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। वो नहीं जानती थी तब कि ये माँ से उसकी आखिरी मुलाकात है। अब तो वापस घर जाना भी खतरे से खाली नहीं था। डोबू जाति का कोई योद्धा अवश्य उसके घर पर नजर रख रहा होगा कि शायद वो माँ की मौत की खबर सुनकर या वैसे ही घर आ पहुँचे। थकी हारी धरा थकी हारी कुर्सी पर जा बैठी। तुम्हें भूख लगी होगी, बबूसा ने पूछा। तुम्हें नहीं लगी? नहीं, मुझे भूख पर काबू करना आता है। मैं महीना भर बिना खाए रह सकता हूँ। अब कुछ खाओगे ना? नहीं, बबू साहब अपनी कमीज़ उतारता बोला। मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर समाधि लगानी है। तुम्हारे लिए खाने को बोल दूँ? हाँ। बबू साहब ने इंटरकॉम पर खाना बोला, बाथरूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ तो एक ही बेड है। तुम कहाँ सोओगे? बेड पर, बबू साहब मुस्कुराया। और मैं? तुम भी बेड पर? मैं नीचे सो जाऊंगी, धरा के उठी। चिंता मत करो, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा, कहकर बबू साहब बाथरूम में चला गया। धरा ने कुर्सी पर बैठे आंखें बंद कर ली। अपने बीते वक्त पर सोचने लगी। अंत में इसी नतीजे पर पहुंची कि डोबी जाति में दखल देकर उसने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता था। डोबू जाति के योद्धा उसकी जान के पीछे पड़े थे। वो इतने खतरनाक है कि उसके न मिलने पर उसकी माँ की हत्या कर दी। अगर माँ की हत्या गला कटने से ना हुई होती तो वह समझ ना पाती कि यह काम डोबू जाति ने किया है। जोगाराम का गला काट कर अलग होकर गिरना उसे याद आता चला गया। 10 मिनट में बबूसा बाथरूम से नहाकर निकला। उसने अंडरवियर पहन रखा था। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? कपड़े पहनकर मेरे सामने आओ। अभी समाधि लगानी है, उसके बाद पहनूंगा। समाधि किस बात की? राजा देव से बात करनी है, बबूसा ने शांत स्वर में कहा। राजा देव? ये कौन है? देवराज चौहान। तुम देवराज चौहान को राजा देव कहते हो? वो राजा देव ही तो है। समाधि लगाकर देवराज चौहान से कैसे बात कर सकते हो? धारा उलझन भरे स्वर में कह उठी। मेरे पास महापंडित की कुछ शक्तियाँ हैं। राजा देव की गंध मैं पहचान चुका हूँ। अब उनसे बात करना आसान है। अजीब बात है कि तुम चोर डकैत को राजा देव कह रहे। इस जन्म में वो चोर डकैत हैं, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु हकीकत में वो राजा देव है, अंतरिक्ष के एक ग्रह का राजा। मैं उनका सेवक हुआ करता था। तुम अजीब बात कर रहे हो। तुमने रानी ताशा का नाम लिया था। वो राजा देव की पत्नी है। परंतु अभी बातें मत करो, बबूसा गंभीर था। परंतु तुम तो ऐसी बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। कैसे विश्वास करूं तुम्हारी बात का? मैं सच बातें कह रहा हूँ, भरोसा करो या ना करो ये तुम पर है। धरा बबूसा के चेहरे पर निगाह टिकाए बोली। तो तुम समाधि लगाकर देवराज चौहान से बातें करोगी? हाँ। तो क्या वो बातें मैं सुन सकूंगी? नहीं। तब मैं राजा देव के पास उनसे बात कर रहा हूँ। महापंडित की शक्तियाँ मेरे भीतर से मुझे बाहर निकालकर राजा देव के पास पहुँचा देंगी। तब समाधि लगाए मेरे शरीर में सिर्फ सांसें चलती रहेंगी। तुम सच में देवराज चौहान से समाधि के माध्यम से बात करने वाले हो? हाँ। तो उससे क्यों नहीं पूछ लेते कि वो कहाँ पर मिलेगा? इस बारे में राजा देव मुझसे बात नहीं करते। वो जन्म भूले बैठे हैं, मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे। उन्हें मेरे वजूद पर भरोसा नहीं, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। जब देवराज चौहान को कुछ याद नहीं तो तुम क्यों चिंता में मरे जा रहे? मुझे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि रानी ताशा कभी भी पोपा यानी अंतरिक्ष यान में बैठकर इस धरती पर डोबू जाति के पास पहुंच जाएगी। वो राजा देव को वापस सुदूर ग्रह पर ले जाना चाहती है। राजा देव जब रानी ताशा का चेहरा देखेंगे तो दो बातें हो जानी संभव है। एक तो राजा देव को सुदूर ग्रह का जन्म, वहाँ की बातें सब कुछ याद आने लगेगा। ये अच्छी बात होगी, परंतु मुझे असल चिंता तो दूसरी बात की है। क्या दूसरी बात? राजा देव हमेशा ही रानी ताशा पर मोहित रहे। रानी ताशा सुदूर ग्रह की सबसे खूबसूरत औरत है। मैं नहीं चाहता कि राजा देव रानी ताशा पर फिर से मोहित होकर सब भूल जाए। मैं चाहता हूँ कि उनकी यादें रानी ताशा की धोखेबाजी तक ज़रूर पहुँचे। ऐसा होने पर राजा देव सही फैसला ले सकेंगे कि उन्हें वापस सुदूर ग्रह पर रानी ताशा के पास जाना है कि नहीं। रानी ताशा ने आज से 28 वर्ष पहले मेरा जन्म ही इसलिए कराया कि मैं राजा देव को वापस ग्रह पर ले जाने के लिए उनकी सहायता करता। परंतु मैं तो राजा देव का खास सेवक हूँ। मैं राजा देव से धोखा कैसे कर सकता हूँ? ऐसे में मैंने राजा देव को सतर्क करने के लिए डोबू जाति से विद्रोह किया और वहाँ से चला आया। दरा हक्की बक्की सी बबूसा को देखे जा रही थी, बोली। मुझे तो तुम पागल लग रहे हो। बर बबूसा बरबस ही मुस्करा पड़ा। तुम्हें मैं पागल ही लगूंगा। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। अगर तुम जीवित रही और मेरे साथ ही रही तो तुम्हें सब कुछ देखने सुनने को मिलेगा। बबूसा के होठों पर मुस्कान थी। तुम मुझे डोबू जाति के योद्धाओं से बचा लोगे ना? तो मैं ज़्यादा देर तक बचाए रखने की पूरी चेष्टा करूंगा। बबूसा गंभीर हो गया। मैं उनकी जाति के नियमों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म मेरे सूदू ग्रह पर हुआ था और पोपा मुझे डोबू जाति में छोड़ गया कि मैं इस दुनिया को समझ सकूँ और वक्त आने पर राजा देव को वापस सूदू ग्रह पर ले जाने के लिए रानी ताशा की सहायता करूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं राजा देव का खास सेवक हूँ। राजा देव के हक में ही काम करूँगा। तो क्या रानी ताशा नाराज़ नहीं होंगी तुमसे?
इस मामले में मैं रानी ताशा की परवाह नहीं करता। रानी ताशा हर हाल में राजा देव को वापस ले जाना चाहती है और मैं चाहूँगा कि राजा देव इस हकीकत से वाकिफ़ ज़रूर रहे कि रानी ताशा ने उनके साथ क्या धोखेबाजी की थी। क्या धोखेबाजी की थी? बबूसा ने धरा को देखा, कुछ चुप रहकर बोला, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? ये राजा देव और रानी ताशा के बीच की बात है, बताने में क्या हर्ज है? तुम्हें यह बात जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो तभी दरवाज़ा थपथपाया गया। बबूसा ने दरवाज़ा खोला तो नाइट ड्यूटी वाला वेटर खड़ा था। नमस्कार सर। बबूसा ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। वेटर ने भीतर आकर खाना टेबल पर लगाया और बाहर चला गया। बबूसा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम खाना खाओ, मैं समाधि लगाकर राजा देव से बात करने जा रहा हूँ। शोर मत करना, मुझे परेशान मत होने देना। धरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे हैरानी है कि तुम एक डकैती करने वाले को राजा देव कह रहे हो। बबूसा ने कुछ नहीं कहा और कमरे के कोने में समाधि की मुद्रा में जा बैठा। धरा कुछ पल सोच भरी निगाहों से बबूसा को देखती रही, फिर उठकर खाने की टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। रात के 2 के ऊपर का वक्त हो रहा था। देवराज चौहान बंगले में बेड पर गहरी नींद में था। एसी की ठंडक कमरे में फैली हुई थी और जगमोहन बगल के अपने बेडरूम में टीवी पर फिल्म देखने में व्यस्त था। कल के लिए वो फुर्सत में था। ऐसे में सुबह जल्दी उठने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए आधी रात तक भी आराम से बैठा मूवी देख रहा था। एकाएक वो चौंका, तुरंत आसपास देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था, जबकि जगमोहन को वहाँ किसी के चलने फिरने का एहसास हुआ था। बबूसा उसके मस्तिष्क में कौंधा। देवराज चौहान उसे बबूसा के बारे में सब कुछ बता चुका था। अब वहाँ कहीं भी कोई एहसास नहीं हो रहा था चलने का। जगमोहन को लगा उसे धोखा हुआ होगा और वो अपना ध्यान टीवी पर लगाने लगा, परंतु जाने की बेचैनी मन में आ गई थी। टीवी में उसका मन नहीं लगा। वो अपने को यकीन दिलाने लगा कि उसने पक्का किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। एकाएक वो उठा और अब अपने कमरे से निकलकर देवराज चौहान के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर भीतर गया। देवराज चौहान गहरी नींद में था। चंद पल देवराज चौहान को देखते रहने के पश्चात बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में नाइट बल्ब का प्रकाश रोशन था। एसी की ठंडी हवा में देवराज चौहान गहरी नींद में था। तभी कमरे में किसी के चलने की आवाज़ उभरी, परंतु देवराज चौहान सोया रहा। फिर एक तरफ बेड कुछ दबा, जैसे कि कोई उस पर बैठा हो। राजा देव, एकाएक बबूसा की मध्यम सी आवाज़ उभरी। देवराज चौहान गहरी नींद में रहा। राजा देव। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। फिर बेड के दबाव से महसूस हुआ कि जैसे उठने वाला उठ गया हो। चलने की आवाज़ उभरी। राजा देव। नींद में डूबे देवराज चौहान को लगा जैसे कुछ उसके कान में बोला हो। उसका सोया दिमाग जाग उठा। राजा देव, बबूसा, ये तो बबूसा है। देवराज चौहान ने फौरन आंखें खोली, कमरे में निगाहें दौड़ाईं। कोई न दिखा। मैं हूँ राजा देव, आपका सेवक बबूसा। देवराज चौहान फौरन उठ बैठा। आप तो बहुत गहरी नींद में से हुए थे राजा देव, बबूसा की आवाज़ उभरी। तुम? देवराज चौहान बोला, तुम फिर आ गए? मुझे तो आना ही है राजा देव, आपका सेवक जो ठहरा, बबूसा की आवाज़ उभरी। देवराज चौहान उठा और लाइट जलाकर सिगरेट सुलगाई। तुम कोई धोखेबाज हो। वो कैसे राजा देव? मैं किसी बबूसा को नहीं जानता। कैसे जान सकते हैं? अभी तो आपको कुछ भी याद नहीं। जब आप रानी ताशा का चेहरा देखेंगे तो उसके बाद से आपको याद आना शुरू होगा। रानी ताशा पोपा यानी अंतरिक्ष यान में बैठकर कभी भी इस ग्रह पर पहुंच सकती है। रानी ताशा आपको वापस ले जाने के लिए यहाँ आ रही है, लेकिन आपने तब तक वापस नहीं जाना जब तक कि आपको सुदूर ग्रह का वो जीवन याद ना आ जाए। रानी ताशा ने आपको धोखा दिया था। वे ठीक है कि रानी ताशा पश्चाताप की आग में जल रही है, परंतु आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया था। मैं नहीं चाहता कि आप धोखे में रहकर उसके साथ वापस सुदूर ग्रह पर चले जाएं और बाद में जब आपको रानी ताशा की उस सच्चाई का पता लगे तो आप परेशान हो जाएं। तुम तो मेरे शुभचिंतक हो। अवश्य राजा देव, मैं आपका खास सेवक हूँ, बबूसा की आवाज़ आई। तुम ही क्यों नहीं बता देते कि रानी ताशा ने मेरे साथ क्या धोखेबाजी की थी? देवराज चौहान बोला। कोई फ़ायदा नहीं होगा राजा देव। क्यों? जिस तरह अब आप मेरी कई बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, उसी तरह उस बात का कैसे विश्वास करेंगे? सुनकर आप सिर हिला देंगे और बाद में कहेंगे कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करता। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो सब बातें सुनने के बाद आपने ऐसे ही कहा था। अब क्यों मेरे पास आए? ये सोचकर कि शायद मेरे प्रति आपका विचार बदल गया हो। बबूसा की धीमी आवाज़ कानों में पड़ रही थी। मैं तो तुम्हें भूल भी बैठा था। ये तो गलत बात है राजा देव, मुझे आपकी चिंता है और आप मुझे भूल गए। तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि महापंडित ने मुझ में ये इस बार आपका ही रूप डाला है। आपकी ताकत, आपका बल, एक एक चीज़ आपकी डालने के बाद ही मेरा जन्म कराया गया। मैं इस बार आप ही का रूप लेकर पैदा हुआ हूँ। फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि आप राजा देव हैं और मैं आपका सेवक बबूसा। ये मेरा ही चेहरा है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ हमेशा की तरह। तुम्हारा नाम मैंने कभी नहीं सुना। रानी ताशा को नहीं जानता मैं। महापंडित जाने कौन। आप सुदूर ग्रह के राजा देव हैं, आप उस ग्रह के मालिक हैं। ये बकवास है तुम्हारी। ऐसा मत कहिए राजा देव, आप एक बार मुझे सेवा का मौका तो दें। कैसे? मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं आपके पास आता हूँ। हर बात का आपको यकीन दिलाऊंगा।
इस वक्त तो मैं सिर्फ आपकी गंध पहचान कर ही आपसे बात कर पा रहा। मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखना चाहता। ऐसा क्यों राजा देव? क्योंकि तुम जिस जन्म का जिक्र कर रहे हो वो मेरा पूर्व जन्म नहीं है। अपने पूर्व जन्म को मैं जानता, पहले बताया तो था मैंने। बबूसा की आवाज़ सुनाई दी। जिन पूर्व जन्मों का आप जिक्र कर रहे हैं वे ये जन्म उन पूर्व जन्मों से भी पहले का है। आप यहाँ के इस ग्रह के नहीं हैं राजा देव। आप तो सुदूर ग्रह के हैं, वहाँ के मालिक हैं आप। और आपने अपने ग्रह के भले के लिए क्या नहीं किया? आपको ग्रह के लोग चाहते थे, आप सबका ध्यान रखते थे। आप नरम दिल भी थे और बेहद कठोर दिल भी। आप तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आपको अभी उस जन्म का कुछ भी याद नहीं। रानी ताशा को देखने पर ही आपको सब कुछ याद आएगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आप कहाँ रहते हैं? मैं तुम्हें जानता नहीं। तुम जाने किस इरादे से मुझे तलाश कर रहे? मैं आपका सेवक हूँ और आपको आपके भले के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे इरादों का मुझे पता नहीं। सिर्फ यही बात है? यही बात है। ठीक है, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि अगर कोई औरत आपके सामने आकर कहे कि वो रानी ताशा है तो उस पर मोहित मत हो जाइएगा राजा देव। वो बहुत खूबसूरत। ये ये बात तुम पहले भी बता चुके हो। जवाब में मैंने भी तुम्हें कहा है कि मेरा दिल मेरी पत्नी नगीना के पास है। उसके अलावा मैं किसी औरत को उन निगाहों से नहीं देखता, बेशक कोई भी मेरे सामने। ये तो अच्छी बात है राजा देव, परंतु मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। जो भी खुद को रानी ताशा कहे उस पर दीवाने मत हो जाइएगा। वो आपके सुदूर ग्रह पर आपकी पत्नी रही है और आपको तकलीफ दे धोखा दे चुकी है। वो बेहद खतरनाक है। उसके प्रेम जाल में कभी मत फंसीएगा। वो आपको सुदूर ग्रह पर वापस ले जाने के लिए आ रही है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप ग्रह पर जाने को तैयार हो जाएं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप अपने होशो आवाज़ में ये फैसला लें। तब आपको पता होना चाहिए कि रानी ताशा ने क्यों आपको सुदूर ग्रह से बाहर फेंकवा दिया था। देवराज चौहान चुप रहा। मेरी बात समझ रहे हैं ना राजा देव? हाँ, परंतु मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। कोई बात नहीं, मेरी बातों को आप हमेशा याद रखें। आने वाला वक्त आपको यकीन दिला देगा कि आपके सेवक की कही हर बात सच है। मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूँ। हो सकता है हमारी मुलाकात रानी ताशा से पहले हो जाए। वो कैसे? मैं आपको तलाश करने की भरपूर चेष्टा कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर वानखेड़े को जानते हैं आप? वानखेड़े? देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं आपको तलाश कर रहा हूँ राजा देव। ऐसे में मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर वानखेड़े आपके बारे में कुछ बता सकता है, तो मैं उससे मिला। उसे यही कहा कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ और आपके बारे में पूछा। फिर क्या बताया उसने? बबूसा की आवाज़ नहीं है। बबूसा, देवराज चौहान ने पुकारा। हाँ राजा देव। वानखेड़े ने तुम्हें क्या बताया? राजा देव, बबूसा का गंभीर सा सुनाई दिया। आपसे झूठ कहना नहीं चाहता, सच बोलूँगा नहीं। तुम मुझे राजा देव कह रहे हो और मुझे पूछी गई बात का सही जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे आपका सहयोग नहीं मिल रहा। कैसा सहयोग? आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे और उस जगह के बारे में नहीं बता रहे जहाँ आप रहते हैं। ऐसे में मैं अपनी खोजबीन के बारे में आपको बताकर सतर्क नहीं करना चाहता। तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकते। वानखेड़े के माध्यम से तो बिल्कुल भी मुझे तलाश नहीं कर सकते। बबूसा की आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान भी कुछ नहीं बोला। मैं अब जाऊँ राजा देव? हाँ तुम जाओ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जो मैंने समझाया उस बारे में सतर्क रहिएगा राजा देव। रानी ताशा के बारे में कह रहे हो? जी हाँ। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ कि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ। आपके एक इशारे पर अपनी जान दे सकता हूँ और दूसरों की जान ले सकता हूँ। मैं फिर आऊँगा राजा देव। उसके बाद बबूसा की आवाज़ नहीं आई। बबूसा, देवराज चौहान ने पुकारा, परंतु बबूसा की आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान समझ गए कि बबूसा जा चुका है। दूसरे कमरे में टीवी के माध्यम से आवाज़ें आ रही थीं। स्पष्ट था कि जगमान अभी तक जाग रहा है। देवराज चौहान उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। जगमोहन को फिर से बबूसा के इस तरह आने के बारे में और उसकी कई बातें बताना चाहता था। देवराज चौहान के लिए बबूसा पहेली की तरह बन गया था, जिसकी बातें वो सुन तो पा रहा था परंतु समझ में नहीं आ रही थी। बबूसा ने गहरी सांस ली और आंखें खोली। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। कुछ पल आंखें खोले वैसे ही बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अलमारी की तरफ बढ़ा और अलमारी से कमीज पजामा निकाल कर पहना। धरा खाना खा चुकी थी और इस वक्त बेड पर लेटी उसे देख रही थी। बात हुई देवराज चौहान से? धरा ने पूछा। हाँ, बबूसा ने सिर हिलाया। अपना पता बताया? नहीं। बबूसा आगे बढ़ा और बैठ के खाली हिस्से पर आ लेटा। क्या कहता है? उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं। विश्वास तो मुझे भी नहीं है। कल सुबह सोहन लाल नाम के उस आदमी के पास जाना है जो देवराज चौहान का पता जानता है। क्या पता वो ना जानता हो? दारा बोली। वानखेड़े ने कहा कि सोहन लाल देवराज चौहान का पता जानता है। बबूसा ने पुनः कहा। कल मैंने चक्रवर्ती साहब से भी मिलना है। मिल लेना, परंतु बाद में। पहले सोहन लाल के पास चलेंगे। उसका पता याद है ना? याद है, दारा ने कहा। रात को सोते समय मुझे हाथ मत मारना। बाद में कहो कि मैं नींद में था। ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हो तो नीचे जाकर सो लो, या फिर मैं नीचे। सो जाओ, मेरा हाथ तुम्हें नहीं लगेगा। बबूसा ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी।
बबूसा और धरा सोहनलाल के फ्लैट पर पहुंचे। दिन का 1 बज रहा था। धरा ने कॉल बेल बजाई। कुछ पलों बाद नानिया ने दरवाज़ा खोला, दोनों को देखा। कहिए, नानिया कह उठी। सोहनलाल जी से मिलना है, धरा बोली। क्यों? कुछ काम है उनसे। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या काम है, नानिया कह उठी। देवराज चौहान के बारे। ओ आओ आओ, नानिया फ़ौरन पीछे हट गई। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। नानिया ने दरवाज़ा बंद किया और ऊंचे स्वर में बोली, कोई मिलने आया आपसे? फिर उन दोनों से बोली, बैठिए, खड़े क्यों हैं, मैं पानी लाती हूँ। नानिया चली गई। धरा और बबूसा सोफे पर जा बैठे। ये तो पक्का हो गया कि सोहनलाल बहुत अच्छी तरह देवराज चौहान को जानता है, बबूसा बोला। कैसे जाना? तुमने देवराज चौहान का जिक्र ही किया और इस औरत ने फ़ौरन भीतर आने को कहा। धरा सिर हिलाकर रह गई। तभी नानिया पानी ले आई। देवराज चौहान भाई साहब कैसे हैं, नानिया ने पूछा। वो ठीक है, धरा हड़बड़ाकर कह उठी। नानिया पानी रखकर चली गई। यह सोच रही है कि हमें देवराज चौहान ने भेजा है, धरा ने कहा। बबूसा खामोश रहा। तभी सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। 2 अजनबियों को देखकर कुछ ठिठक सा गया। आप? पास आता सोहनलाल बोला। मैं धरा, ये बबूसा। बबूसा? सोहनलाल ने बबूसा से हाथ मिलाया। कुछ हटकर कुछ अजीब सा नाम है। सोहनलाल साहब ने सोफे पर बैठा। देवराज चौहान ने भेजा है आपको? आपकी पत्नी ने गलत सुना, बबूसा ने कहा। हमें देवराज चौहान ने नहीं भेजा। फिर? सोहनलाल की आंखें कुछ सिकुड़ी। हम देवराज चौहान का पता पूछने आए, बबूसा बोला। देवराज चौहान का पता? सोहनलाल चौंका। धरा को लगा बात बिगड़ने जा रही है, वो तुरंत कह उठी। सोहनलाल जी, हम कुछ काम कराना चाहते हैं देवराज चौहान से। क्या काम? मेरी बहन का आदमी मेरी बहन को बहुत तंग करता है। एक बार उसकी बढ़िया सी धुनाई हो जाए तो। इसके लिए देवराज चौहान की क्या ज़रूरत है? ये काम तो कोई भी सड़क छाप गुंडा कर सकता है, सोहनलाल ने कहा। हम किसी गुंडे को जानते नहीं जो ये काम कर। मैं किसी का नंबर दे देता हूँ, उसे ये काम करवा लो, सोहनलाल बोला। धरा ने मुंह लटकाकर बबूसा को देखा। तभी नानिया वहाँ आते कह उठी, चाय बनाऊँ जी? नहीं, सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। नानिया चली गई। नंबर नोट कीजिए, सोहनलाल ने दोनों को देखा। मुझे देवराज चौहान की ज़रूरत है, बबूसा का स्वर शांत था। सोहनलाल व्यंग भरे अंदाज में मुस्कुराता क्या उठा। वो तो मैं पहले ही समझ गया था। कौन हो तुम? बबूसा। बबूसा कौन? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं समझ सकते, समझाऊंगा तब भी नहीं। मैं देवराज चौहान से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते। क्यों? कोई ख़ास वजह होनी चाहिए मिलने की, जो मुझे समझ आ सके। किसने बताया कि देवराज चौहान को जानता? इंस्पेक्टर वानखेड़े ने। वानखेड़े? सोहनलाल चौंका और सतर्क दिखने लगा। तुम दोनों को वानखेड़े ने मेरे पास भेजा? उसने तुम्हारा पता बताया था। चले जाओ यहाँ से, सोहनलाल खड़ा हो गया। मैं तुम लोगों से अब कोई बात नहीं करना चाहता। धरा फ़ौरन खड़ी हो गई, परंतु बबूसा बैठा रहा, सोहनलाल को देखता रहा। एकाएक सोहनलाल को बबूसा खतरनाक लगा। बैठ जाओ, बबूसा बोला। तुम चले जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। मैं इस तरह जाने वाला नहीं। आराम से बैठकर मेरे से बातें करो। मुझसे तुम्हें देवराज चौहान का पता मालूम नहीं। बैठ जाओ सोहनलाल। उलझन में फंसा सोहनलाल बैठ गया। उसी पल धरा भी बैठ गई। वो कुछ बेचैन दिखी। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? बबूसा बोला। हाँ। हिमाचल के लाहौल स्पीति इलाके में बर्फीले पहाड़ों के बीच डोबू जाती रहती है। मैं वहीं से आया हूँ और मेरा संबंध एक अन्य ग्रह से है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अन्य ग्रह से? सोहनलाल अजीब से स्वर में क्या उठा। हाँ, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम पूर्व जन्म में देवराज चौहान के साथ थे। गुलशन नाम था तुम्हारा तब। हाँ, सोहनलाल हैरान उठा। तुम देवराज चौहान के खास हो? तो मैं देवराज चौहान के उस पूर्व जन्म से पहले के जन्म से वास्ता रखता हूँ। उससे भी पहले के जन्म से? सोहनलाल के होंठों से निकला। हाँ, सदूर नाम के ग्रह से वास्ता है मेरा। कभी देवराज चौहान सदूर ग्रह का राजा होता था। राजा देव कहते थे उसे। मैं बबूसा, राजा देव का बेहद खास सेवक हुआ करता था। बबूसा गंभीर स्वर में कह रहा था। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ। तब राजा देव की पत्नी रानी ताशा थी। वो सदूर ग्रह की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। राजा देव भी उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। राजा देव से उसकी जनता बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा देव अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे। फिर एक दिन किले के एक कर्मचारी के चक्कर में पड़कर रानी ताशा ने राजा देव के साथ मक्कारी की और धोखे से राजा देव को ग्रह के बाहर फेंकवा दिया। ग्रह से बाहर फेंकवा दिया? सोहनलाल के चेहरे पर हैरानी छाई हुई थी। हाँ, बुरे लोगों को राजा देव ग्रह के बाहर फेंकवा देते थे। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता बना रखा था और रानी ताशा ने राजा देव को धोखे से उसी रास्ते से बाहर गिरा दिया। तुम्हारा मतलब कि वो राजा देव आज का देवराज चौहान है? सोहनलाल के होंठों से निकला। हाँ, ग्रह से बाहर फेंकवा दिया। तो फिर देवराज चौहान के साथ क्या हुआ? इस बारे में कोई नहीं जानता। वो दूसरे ग्रह पर इस दुनिया में कैसे आ गया? इस बारे में राजा देवी बता सकते हैं। देवराज चौहान को ये सब कुछ याद होगा? नहीं, उन्हें कुछ भी याद नहीं। परंतु रानी ताशा को देखते उन्हें सब कुछ याद आने लगेगा। महापंडित ने रानी ताशा के चेहरे पर ऐसी शक्तियाँ छोड़ रखी हैं कि राजा देव को सब कुछ याद आ जाए। पर रानी ताशा तो अपने ग्रह पर है। हाँ,
परंतु वो जल्दी इस ग्रह पर पोपा में बैठकर आने वाली है। पोपा क्या? तुम लोगों का अंतरिक्ष यान। सोहनलाल हैरान परेशान सा बबूसा को देखने लगा। धरा सोहनलाल के मन की दशा समझ रही थी। तुमने जो कहा वह मैं समझा, परंतु ठीक से कुछ भी समझ नहीं पाया। तुम इस धरती पर कैसे आए? राजा देव सदु ग्रह के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। रानी ताशा बाद में बहुत ज़्यादा पछताई कि राजा देव के साथ उसने अपने मतलब की खातिर इतना बुरा सलूक किया। वो राजा देव को फिर से पाने और माफ़ी मांगने के लिए तड़प उठी। तब से रानी ताशा राजा देव को वापस पाने के लिए ताने बाने बुन रही है। महापंडित ने उसे बता दिया था कि राजा देव दूसरे ग्रह पर जन्म ले रहे हैं और उनसे मुलाकात हो सकती है। महापंडित कौन है? सदूर ग्रह का सबसे विद्वान व्यक्ति। जन्म मृत्यु इसके हाथ में है। लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी है। रानी ताशा जिंदा कैसे हो सकती है? सोहनलाल बोला। महापंडित रानी ताशा को पुनः जीवन देता रहा है। वो तब से किले की रानी ही बनी आ रही है। और तुम्हारा इस धरती पर आना कैसे हुआ? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि राजा देव ग्रह के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, वही प्रभाव राजा देव के बारे में आज भी ग्रह पर है। रानी ताशा राजा देव को वापस ले जाने के लिए इस ग्रह पर आना चाहती थी। वो राजा देव को समझाकर या ज़बरदस्ती जैसे भी हो वापस सदूर ग्रह पर ले जाना चाहती है। परंतु राजा देव की ताकत को देखते हुए रानी ताशा ने महापंडित से कहा कि वह राजा देव की ताकत के बराबर की ताकत के एक व्यक्ति का जन्म कराकर उसे इस धरती पर भेज दे, कि वो इस धरती के लोगों में पलकर बड़ा हो और जब वो राजा देव को लेने इस धरती पर आए तो वो उसकी सहायता करे, राजा देव पर काबू पाकर उसे वापस ले जाने में साथ दे। ऐसे में महापंडित ने मेरे से कहा कि वो मेरा जन्म कराकर इस धरती पर भेज देता है। मैं तैयार हो गया। महापंडित ने मेरे शरीर से जान निकाल ली और मेरा जन्म करा दिया। तब उसने मेरे में कुछ शक्तियाँ भी डाल दी जो इस धरती पर मेरे काम आए। जन्म लेने के महीने में हरमी जब मैं छोटा सा बच्चा था, पोपा मुझे डोबू जाति में छोड़ गया। तब मैं वहीं रहा, वहीं पला। और ये डोबू जाति क्या है? सोहनलाल ने पूछा। इस धरती की पुरानी जाति है। 250 सालों से हमारा संबंध डोबू जाति से है। डोबू जाति वाले हमसे प्रभावित हैं कि हम किसी चीज़ में बैठकर आसमान से नीचे उतरते हैं। वो पोपा को देवता की तरह मानते हैं और हमारा आदर करते हैं। तो तुम देवराज चौहान को इसलिए ढूंढ रहे हो कि रानी ताशा के साथ मिलकर उसे दूसरे ग्रह पर ले जा सको? नहीं, मेरा इरादा ये नहीं है, बाबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। इसी वजह से मैं डोबू जाति से विद्रोह करके वहाँ से बाहर आ गया। रानी ताशा धोखेबाज है। उसने राजा देव को ज़बरदस्त धोखा दिया था। अब मैं नहीं चाहता कि रानी ताशा ज़बरदस्ती या धोखे से राजा देव को वापस ग्रह पर ले जाए। मैं चाहता हूँ राजा देव को बीती बातों का और रानी ताशा के बारे में सब ज्ञान हो और वो खुद फैसला ले कि उन्हें क्या करना है। मैं राजा देव को सतर्क करना चाहता हूँ, परंतु समस्या ये आ रही है कि राजा देव को कुछ भी याद नहीं। उन्हें तब याद आएगा जब वो रानी ताशा का चेहरा देखेंगे। तो उस वक्त का इंतज़ार करो जब रानी ताशा आए और देवराज चौहान उसे देखे। ऐसा होने पर एक और खतरा उठ खड़ा होगा। क्या? राजा देव रानी ताशा की खूबसूरती के दीवाने रहे। कहीं ऐसा ना हो कि रानी ताशा को देखते ही राजा देव उस पर बुरी तरह मोहित हो जाए और उनके सब कुछ जानने से पहले ही रानी ताशा उन्हें सदूर ग्रह पर ले जाए। तुम ऐसा नहीं होने देना चाहते? नहीं, मैं चाहता हूँ राजा देव सदू ग्रह की हर बीती बात से वाकिफ़ हो जाए और तब जैसा उनका मन करे बेशक वैसा करें। मैं उनका खास सेवक रहा सदू ग्रह पर। मुझे राजा देव की चिंता है कि दोस्तों उस नावल की कॉपी में 20 और 21 पेजेस नहीं थे और हो सकता है कि शायद आगे भी ना हो, तो मैं इसकी दूसरी कॉपी को पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं जिस वजह से मैंने ओरिजिनल नावल लिया था। पर इस बात का क्या भरोसा कि तुम सच कह रहे हो? सोहनलाल बोला। मैं सच कह रहा हूँ। भरोसा क्या? तभी धरा क्या उठी। बबूसा सच कह रहा है। तुम कौन हो? सोहनलाल ने धरा को देखा। क्या तुम भी सुदूर ग्रह? धरा ने सोहनलाल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता ठहरी थी। वो बार बार बबूसा को देख रहा था। मैं राजा देव से मिलना चाहता हूँ, तुम मुझे उसके पास ले चलो, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी बात का भरोसा नहीं कि मेरी कोई भी बात गलत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं राजा देव का सेवक बबूसा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं। तुम देवराज चौहान के पूर्व जन्म से भी पूर्व जन्म की बात कर रहे हो। यह अविश्वसनीय है। कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा? यकीन करो सोहनलाल जी, बबूसा सच कह रहा है। सोहनलाल को चुप रहने के बाद बोला। मुझे इस बारे में देवराज चौहान से बात करनी होगी। नहीं, बबूसा फौरन बोला। ऐसा मत करना। क्यों? राजा देव से मेरी बात हो चुकी है। वो मेरी बात का भरोसा नहीं करते। बात हो चुकी? सोहनलाल की आंखें सुकड़ी। हाँ, मेरे भीतर कुछ शक्तियाँ जो कि महापंडित ने डाली थी, उन्हीं के दम पर मैं समाधि लगाकर राजा देव से बात कर चुका हूँ। राजा देव की गंध मेरी सांसों में बसी है। उसी गंध की वजह से समाधि लगाकर मैंने महीनों बाद उन्हें ढूंढ निकाला। मेरी बात सुनने के बाद वो मुझे अपना पता बताने को तैयार नहीं। हैरानी है कि तुमने इस तरह देवराज चौहान से बात कर ली। महापंडित की दी शक्तियों ने मेरी सहायता की। इस प्रकार तुम देवराज चौहान का पता भी तो जान सकते हो। नहीं जान सकता।
वो गंध समाधि के दौरान मुझे सीधा राजा देव के पास पहुंचाती है। वो कहाँ रहते हैं गंध से ये जान पाना संभव नहीं। राजा देव को बहुत समझाया परंतु मेरे सच को वो मान नहीं रहे। फिर तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, सोहनलाल ने स्पष्ट कहा। मेरे लिए राजा देव के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मुझे उनका पता बताओ। बबूसा क्या उठा। देवराज चौहान तुम्हें अपने पास नहीं देखना चाहता तो मैं कैसे उसका पता बता दूँ, सोहनलाल ने कहा। तुम कहो तो एक बार देवराज चौहान से फ़ोन पर बात करके देखता हूँ कि। जब आपको बबूसा की बात पर भरोसा नहीं तो देवराज चौहान से आप क्या बात करेंगे, उसे क्या समझाएंगे, धरा बोली। सोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। बबूसा देवराज चौहान से मिलना चाहता है तो इसे मिला दो। ये खा तो नहीं जाएगा देवराज चौहान को, धरा ने तीखे स्वर में कहा। मेरी बात सुनो, बबूसा ने कुछ सख्त स्वर में कहा। मैं यहाँ आया हूँ, तुम देवराज चौहान का पता जानते हो तो पता जाने बिना मैं जाने वाला नहीं। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूँगा। तुम और राजा देव आने वाले खतरे को पहचान नहीं रहे, परंतु मुझे पता है कि आने वाला वक्त राजा देव के लिए भारी मुश्किलों वाला हो सकता है। अगर मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो बाद में कुछ भी संभाल पाना असंभव होगा। रानी ताशा जाने कब से इस वक्त का इंतज़ार कर रही है और अब वो वक्त आ चुका है। बेहतर है कि रानी ताशा के सामने आने से पहले मैं राजा देव को भी मुकाबले के लिए तैयार कर दूं। ऐसा ना हो कि राजा देव रानी ताशा को देखते ही उसके रूप के दीवाने हो जाएं और रानी ताशा की हर बात मानते चले जाएं और रानी ताशा उन्हें वापस सदूर ग्रह पर ले जाए। मैं राजा देव को रानी ताशा की हकीकत से वाकिफ़ करा देना चाहता हूँ कि रानी ताशा ने उन्हें कैसा धोखा दिया था और उन्हें सदूर ग्रह से बाहर फेंकवा दिया था, महज किले के एक साधारण कर्मचारी की खातिर। उसके बाद राजा देव जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। तुम्हारे इरादे बुरे नहीं हैं, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तो परंतु तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, सोहनलाल उठते हुए बोला। मैं ज़रा अपनी पत्नी नानिया से सलाह लेना चाहता हूँ। मैं हर काम अपनी पत्नी की सलाह से करता हूँ। बबूसा ने धरा को देखा। ठीक है, तुम अपनी पत्नी से सलाह ले लो। सोहनलाल पलट कर फ्लैट के भीतर चला गया। यह आसानी से देवराज चौहान का पता बताने वाला नहीं, धरा धीमे स्वर में बोली। मैं खाली हाथ वापस जाने वाला नहीं, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं राजा देव का पता मालूम कर लूँगा। कैसे? तुमने पुलिस वालों पर हाथ उठाने को मना किया था। ये पुलिस वाला नहीं है, मैं इसे। तो तुम इस पर हाथ उठाने की सोच रहे हो? ऐसी गलती मत करना। यह देवराज चौहान का खास साथी है या फिर दोस्त है। तुमने इसे कुछ किया तो देवराज चौहान को गुस्सा आ जाएगा। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। सोहनलाल नहीं लौटा तो धरा उठते हुए बोली। मैं बुलाती हूँ उसे, कहने के साथ ही वो फ्लैट के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ती बोली। सोहनलाल जी आजा। भीतर से नानिया की आवाज़ आई। धरा आवाज़ वाले कमरे में पहुंची तो नानिया बेड पर बैठी टिंडे छील रही थी। आ बैठ, नानिया उसे देखती ही बोली। टिंडे खा कर जाना, मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। रोज़ रोज़ भारी सब्जी खाई भी नहीं जाती। सोहनलाल को बहुत पसंद है टिंडे। सोहनलाल जी कहाँ हैं? धरा नज़र दौड़ाती बोली। वो तो गए। गए? धरा ने नानिया को देखा। कहाँ गए? अब आदमी का क्या पता कि वो कहाँ जाता है। बोला जाना है तो मैंने कहा जाओ, पर जाते जाते कह गए टिंडे रात को खाऊंगा। सोहनलाल का टिंडा प्रेम तो गजब का है। हम यहाँ बैठे हैं, सोहनलाल जी घर से बाहर नहीं गए। बाहर जाने का दरवाज़ा उधर से ही है, वो यहीं कहीं छिपे पीछे के दरवाजे से गए हैं। नीचे का फ्लैट सोहनलाल ने तभी तो लिया था कि कभी जाना पड़े तो चुपचाप चला जाए। नानिया मुस्कराई। उधर है पीछे का दरवाज़ा। धरा ने उस तरफ जाकर देखा, पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो समझ गई कि सोहनलाल पीछे के दरवाजे से खिसक गया। चेहरे पर गंभीरता समेटे वो जब भीतर आई, नानिया ने मुस्कुरा कर कहा, कह रहा था कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। खैर छोड़ो, तुम टिंडे ज़रूर खा कर जाना, और वो जो भाई साहब हैं उन्हें भी टिंडे खाने को कह देना। साथ में ठंडी लस्सी तो और भी अच्छी लगेगी। धरा ड्राइंग रूम में पहुंचकर बबूसा से बोली। सोहनलाल पीछे के दरवाजे से चला गया। ये सुनते ही बबूसा के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। तुम चिंता मत करो, वो ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकता। हम शाम को रात को फिर आएंगे, उससे जानकारी रहेंगे कि देवराज चौहान कहाँ पर रहता है। तब तक मैं चक्रवर्ती साहब से मिल लेती हूँ। तुम साथ ही रहोगे ना मेरे? धरा कुरला के पुरातत्व विभाग के अपने ऑफिस में पहुंची, जो कि एक पुरानी इमारत में था और काफ़ी बड़ी जगह में था। इमारत के बाद भी आसपास काफ़ी खाली जगह थी। वहाँ स्टाफ की कारें, मोटरसाइकिलें और स्कूटर वगैरह खड़े थे। बाहर पीली सफ़ेदी पुती हुई थी, जो कि बरसात की वजह से काली पड़ती नजर आ रही थी। बबूसा धरा के साथ था। दोनों ऑफिस के भीतरी हिस्से में पहुंचे और राहदारी पार करने के बाद धरा ने एक कमरे के दरवाजे पर लटके पर्दे को हटाया और भीतर प्रवेश कर गई। धरा इस ऑफिस में कई सालों से काम कर रही थी और लंबे दिनों के बाद ऑफिस में पांव रखकर इतनी खुश थी कि यह भूल गई कि डोबू जाति के योद्धा उसकी जान लेने की फिराक में है। सामने ही 55 वर्षीय चक्रवर्ती साहब बैठे थे। धरा को सामने पाकर वो बहुत खुश हुए। आधी बांह की कमीज और काली पैंट में थे, आंखों पर चश्मा था। टेबल पर कुछ फाइलें रखी थीं। धरा तुम? चक्रवर्ती साहब तुरंत उठ गए। तुम्हें देखकर खुशी हुई? मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। धरा की आंखों में आंसू चमक उठे। चक्रवर्ती साहब के चेहरे पर अफसोस के भाव उभरे। बबूसा चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया था। तुम्हारी माँ की मौत का मुझे बहुत दुख है।
चक्रवर्ती साहब ने कहा। मेरी माँ ही तो थी इस दुनिया में। तुम ठीक कहती हो, चक्रवर्ती साहब ने दुखी स्वर में कहा। दिल छोटा मत करो, आज से मुझे अपना पिता मान लो। धरा ने आंखों से आंसू साफ किए बोली, माँ बुरी मौत मरी ना? हाँ, किसी ने उसका गला काट कर अलग कर दिया था। तुम कहती हो कि डोबू जाति के हत्यारों ने ये काम किया? डोबू जाति वाले उन्हें योद्धा कहते हैं। वही। तभी चक्रवर्ती साहब का ध्यान बबूसा की तरफ गया। ये साहब कौन है? ये। धरा ने बबूसा को देखा। ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त? पर तुम्हें तो दोस्त बनाने पसंद नहीं है। फिर तुम कल लौटी और आज दोस्त भी बना लिया। धरा चुप रही। खैर बैठो। आप भी बैठिए, चक्रवर्ती साहब ने बबूसा से कहा। धरा और बबूसा कुर्सियों पर बैठ गए। कल माँ के दाह संस्कार के वक्त वहाँ कोई अनजाने अजनबी लोग भी थे क्या? धरा ने पूछा। मेरे लिए तो सभी वहाँ अजनबी थे, मैं किसी को जानता नहीं था। धरा ने हाथ में पकड़ा लिफाफा चक्रवर्ती साहब के सामने रखते कहा, ये देखिए, डोबू जाति के भीतर की तस्वीरें। चक्रवर्ती साहब ने फौरन लिफाफे से तस्वीरें निकाली और देखने लगे। 20 मिनट उन्हें तस्वीरें देखने में लग गए, वो ज़्यादा थे। शानदार, तुमने अच्छा काम किया, चक्रवर्ती साहब ने गंभीर स्वर में कहा। डोबू जाति वाले तुम्हारे पीछे हैं? हाँ, उन्होंने ही माँ को मारा। वो एकदम गला काट देने की कला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने जोगाराम का गला कटकर सिर को हवा में उड़ते और गिरते स्पष्ट देखा। तब भी वो घोड़े की सवारी कर रहा था, परंतु गर्दन से उसका सिर कट चुका था। कहते हुए धरा ने झुरझुरी सी ली। वो बहुत खतरनाक वक्त था मेरे लिए। मुझे पूरी बात बताओ धरा, सब कुछ सिलसिलेवार, जो तुमने देखा, सुना, महसूस किया। 1 मिनट, मैं अभी चाय कॉफ़ी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है चक्रवर्ती साहब। लेकिन तुम्हारे दोस्त को? इसे भी कुछ नहीं। तभी 25-26 वर्ष के युवक ने भीतर प्रवेश किया, परंतु धरा को देखकर ठिठका। आओ प्रकाश, चक्रवर्ती साहब बोले। तुम कब आई धरा? अभी। मुझे खबर नहीं थी। चक्रवर्ती साहब ने यह ज़रूर कहा था कि तुम आ जाओगी। प्रकाश ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारी माँ की मौत का मुझे दुख है, परंतु चक्रवर्ती साहब बता रहे थे कि तुम्हारी जान खतरे में। आखिर क्या बात है? डोबू जाति वाले सामान्य लोग नहीं हैं, वो खतरनाक हैं। वो मेल जोल पसंद नहीं करते, धरा ने कहा। ऐसा क्या हुआ? तुम भी बैठो प्रकाश, चक्रवर्ती साहब बोले। धरा वहाँ की सारी बातें बताने जा रही है। प्रकाश कुर्सी पर बैठा और बबूसा को देखते बोला, ये साहब कौन है? धरा के दोस्त हैं, चक्रवर्ती साहब ने कहा। धरा के दोस्त? प्रकाश ने नाराज़गी भरी निगाहों से धरा को देखा। कहो धरा, बताओ सारी बात। तब धरा ने टाकलिंग ला से डोबू जाति तक के सफ़र की सारी बातें बताईं। जो कुछ जोगाराम ने बताया था वो भी बताया, जो उसने डोबू जाति के लिए पहाड़ों के भीतर महसूस किया वो भी कहा। कोई भी बात नहीं छूटी और धरा ने सब बातें बता दी। बताते हुए कई बार उसने भय से भरी झुरझुरी ली। आधा घंटा लगा सब कुछ बताने में धरा को। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश गंभीरता से सब कुछ सुनते रहे। तुम्हें इतना बड़ा खतरा अकेले उठाने की क्या ज़रूरत थी? प्रकाश बोला। मुझे बुला लिया होता। बबूसा एकदम चुप और शांत बैठा था। तब वक्त नहीं था और मेरे मन में था कि पहले मैं जाकर सब देख लूँ, उनसे बात कर लूँ, दोस्ती कर लूँ, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। जोगाराम ने मुझे बहुत बार समझाने की चेष्टा की, परंतु मैंने समझा ऐसी बातें कहकर वो मुझे टालना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था। वो हर बात सही कह रहा था। तब चक्रवर्ती साहब और प्रकाश के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। फिर तो तुम डोबू जाति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले आई हो, जो कि कोई नहीं ला सकता था। इनके बारे में विभाग को सोचना पड़ेगा कि इनसे कैसे बात की जाए, कैसे इन्हें सामान्य जीवन में लाया जा सके। मेरी माने तो ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा चक्रवर्ती साहब, धरा ने गंभीर स्वर में कहा। चक्रवर्ती साहब ने तस्वीरें प्रकाश की तरफ सरकाई। ये डोबू जाति की तस्वीरें हैं जो धरा लाई है, तुम भी देख लो। प्रकाश ने तस्वीरों का ढेर अपनी तरफ सरकाया और देखने लगा। डोबू जाति सामान्य लोग नहीं है, वो अपने भीतर कई कुछ छुपाए हुए हैं, धरा ने कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये मेरा दोस्त जानते हैं कौन है? धरा ने बबूसा को देखा। कौन है? बबूसा? क्या? चक्रवर्ती साहब की आंखें फैल गई। वही बबूसा जिसके बारे में तुमने बताया कि ये डोबू जाति से विद्रोह करके वहां से बाहर आ गया, ये वही बबूसा है? वही है। चक्रवर्ती साहब की आंखों में हैरानी उभरी। प्रकाश तस्वीरें देखना छोड़ के बबूसा को अजीब सी निगाहों से देखने लगा। बबूसा शांत बैठा रहा। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये तो कल ही मिला, जब मैं स्टेशन से निकली। मेरे पास डोबू जाति का कोई सामान था जिसकी गंध इसने सूंघ ली और मुझ तक आ पहुंचा। ये भी यही कहता है कि डोबू जाति के योद्धा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, धरा ने गंभीर स्वर में कहा। ये हमारी भाषा समझता है? प्रकाश ने पूछा। पूरी तरह से। ये कहता है कि मुझे डोबू जाति के योद्धाओं से बचाएगा। खामोश बैठा बबूसा शांत स्वर में बोला, बचा नहीं सकता, परंतु ज़्यादा देर तक बचाए रख सकता हूँ। तुम डोबू जाति के बारे में हमें? चक्रवर्ती साहब के शब्द अधूरे रह गए। दरवाजे पर आहट हुई और एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। उसे देखते ही बबूसा फौरन खड़ा हो गया, होंठ भिज गए। वो व्यक्ति गोरे रंग का था और पैंट कमीज पहने था। चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी। उसके पीछे पीछे 3 अन्य आदमियों ने भीतर प्रवेश किया।
उन्हें देखते ही बबूसा की आंखों में खूंखारता के भाव चमक उठे। चक्रवर्ती साहब, प्रकाश और धरा उन्हें इस तरह भीतर आते पाकर उलझन में पड़े। तुम लोग भीतर कैसे आए? चक्रवर्ती साहब के होठों से निकला। वो चारों बबूसा को देख रहे थे। धरा ने फौरन बबूसा को देखा तो धरा सतर्क हो गई, गड़बड़ लगी उसे। तुम ठीक नहीं कर रहे बबूसा, पहले वाले आदमी ने कठोर स्वर में कहा। तो अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या ठीक है या क्या गलत? अपने लोगों से विद्रोह करके वहां से चले आना, उसके बाद जाति के दुश्मन का साथ देना। दुश्मन कौन? ये लड़की। उसने धरा को देखा। धरा तुरंत उठकर बबूसा के पास आ गई। वो समझ गई कि ये डोबू जाति के योद्धा है जो यहाँ आ पहुंचे। उसके चेहरे पर घबराहट नाच उठी। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश उलझन में थे। क्या किया इस लड़की ने? बबूसा ने कठोर स्वर में पूछा। ये पूरे चांद की रात हमारी जगह पर आ गई और तो तुम लोगों ने इसकी माँ को मार दिया। तुम तो अच्छी तरह हमारी कार्यप्रणाली जानते हो, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। जानते हो मैं क्यों विद्रोह करके आया? ये बात हमें नहीं मालूम। अब बबूसा पहनी कमीज़ के बटन खोलने लगा था। जब सही बात तुम्हें नहीं मालूम तो तुम मुझे वापस आने को क्यों कहते हो? ठीक है, तुम्हारा काम तुम जानो, बेहतर होगा इस लड़की से दूर हट जाओ। मैंने इसे बचाने की जिम्मेवारी ली है, बबूसा ने सख्त स्वर में कहा। यह गलत बात है, तुम अपनी ही जाति से टकराना चाहते हो, जानते भी हो हम काम पूरा करके रहते हैं। बबूसा ने कमीज उतारी और एक तरफ गिरा दी। अब वो ब्राउन कलर की पतले से लेदर की शरीर से चिपकी भाग की बिना कॉलर की ऐसी बनियान पहने था कि उसके ऊपर कमीज पहन ली जाए तो नीचे बनियान का आभास ही नहीं होता था। परंतु उस बनियान का नज़ारा देखने वाला था। उसके सामने वाले हिस्से में नन्ही नन्ही लुप्पियाँ लगी थी, जिसमें मात्र 1.5 इंच लंबे असंख्य चाकू फंसे हुए थे, जो कि पलक झपकते ही निकाले जा सकते थे। तो तुम हमारा मुकाबला करोगे? वो व्यक्ति कठोर स्वर में क्या उठा। अच्छी तरह जानते हो कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बबूसा खतरनाक स्वर में बोला। मुझसे मत टकराओ और चले जाओ यहाँ से। इस लड़की को बचाना मेरा काम है। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि काम पूरा किए बिना हम वापस नहीं लौटते। कितनों का मुकाबला करोगे तुम? जल्दी थक जाओगे। कहने के साथ ही उसने कमीज़ के भीतर हाथ डाला और छुरा निकाल लिया। ज़्यादा लंबा और ज़्यादा चौड़े छुरे जैसा वो खतरनाक हथियार था। धरा के होंठों से दबी दबी सी चीख निकली। वो बबूसा की ओट में हो गई डर के। इसके साथ ही बाकी तीनों ने अपने कपड़ों के भीतर से हथियार निकाले। एक के हाथ में टेढ़ा सा खंजर था, जो तो बाकी दोनों के हाथों में चौकोर सी कुछ भारी लोहे की पत्ती जैसा हथियार था। उसे जब उंगलियों में फंसाकर तीव्र झटके के साथ फेंका जाता निशाना लेकर, तो 2 पलों में ही सामने वाले की गर्दन कटकर अलग हो जाती थी। और ये दूर तक मारक हथियार था। फेंको तो दूर मौजूद इंसान की गर्दन कटकर भी अलग कर देता था। बबूसा की नज़रें एक साथ इन चारों पर थी। हमें सिर्फ इस लड़की को मारना है बबूसा, तुम बीच में से हट जाओ, वो बोला। नहीं, अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो सारी डोबू जाति तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तभी उन दोनों ने हाथों में थमी लोहे की चकोर पत्ती को उंगलियों को झटका देकर फेंका। अगले ही पल चक्रवर्ती साहब और प्रकाश की गर्दनें कटती चली गई। ये देखकर धरा के होठों से चीख निकल गई। परंतु उसी पर पलक झपकते बबूसा के हाथ तेजी से चले और दोनों हाथ एक साथ हरकत में आए थे। पहली बार में 2 छोटे चाकू हाथों में चमके और उन लोहे की पत्ती जैसे हथियार फेंकने वालों की छाती में जा धंसे। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, 2 नन्हे चाकू और चले और अन्य दोनों की छाती में जा लगे। उन्हें कोई वार करने का भी मौका नहीं मिला। चंद सेकंडों में वो नीचे गिरे और शांत पड़ गए। धरा फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। बबूसा ने कमीज दोबारा पहनी। वहां का दृश्य भयानक हो रहा था। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश के गले कटे सर लुढ़क कर फर्श पर गिरे पड़े थे। चक्रवर्ती साहब का शरीर टेबल पर पड़ा था, वो कुर्सी पर बैठे थे, जबकि प्रकाश का सिर कुर्सी से नीचे गिर चुका था। उन चारों की लाशें भी वहीं मौजूद थी। चलो, बबूसा सतर्क स्वर में बोला, बाहर और भी लोग हो सकते हैं। धरा के होश गुम थे। सुन रही हो तुम? बबूसा ने धरा की बाँह पकड़कर हिलाया। धरा होश में आती डरे स्वर में क्या उठी। उन्होंने चक्रवर्ती साहब को और प्रकाश को। तुम जिंदा हो, ये क्या कम है? बबूसा ने धरा की बाँह पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। धरा फर्श पर बिखरे खून से खुद को बचाती आगे बढ़ी। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश की लाशें कटे सिर वाली लाशों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। तुम्हें ज़रा तुम्हारे ज़रा ज़रा से चाकू हैं और लगते ही वो मर गए। धरा के होठों से कांपता सा स्वर निकला। उन पर खतरनाक तेज जहर लगा था, वो चाकू से नहीं, चाकू पर लगे जहर से मरे, बबूसा बोला। ओह। दोनों कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आगे बढ़े जा रहे थे। आसपास से और भी लोग आ जा रहे थे। एक तरफ ऑफिसों के कमरे थे। बबूसा ने धरा की बाँह पकड़ी हुई थी। बबूसा की पैनी निगाह हर तरफ जा रही थी। खतरे का एहसास उसे आसपास पूरी तरह हो रहा था। वो जानता था कि इस तरह टोबू जाति के लोगों को मार देने का मतलब था टोबू जाति को अपना दुश्मन बना लेना। परंतु वो किसी से नहीं डरता था। उसे पूरा विश्वास था कि टोबू जाति इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन धरा को बचाए रखने की उसे चिंता थी। धरा ही थी कि जिसके साथ रहकर वो राजा देव को ठीक से तलाश कर सकता था। धरा का चेहरा फक्सा था।
वो डरी सहमी सी थी। चक्रवर्ती साहब व प्रकाश की सिर कटी लाशें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। कैसे? देखते ही देखते गर्दन से उनके सिर कटकर नीचे जा गिरे थे। ऐसे ही तो जोगाराम का सिर कटा था, परंतु अब उसने ये सब होता अपनी आंखों से देखा था। अपनी माँ की याद आई कि इन लोगों ने उसकी गर्दन भी इसी तरह काटी होगी। कैसा दहशत भरा नज़ारा है ये सब होते हुए देखना। मेरी बाँह छोड़ो, साथ में तेज तेज चलते धरा ने कहा। चुप रहो, अभी खतरा आसपास ही है, बबूसा ने भिजे स्वर में कहा। तुमने सबको मार दिया, फिर खतरा कैसा? बाकी के लोग आसपास ही हैं। ये लोग कभी भी कम संख्या में हमला नहीं करते। इनका मकसद होता है अपने काम में सफलता पाना, इसलिए कई लोग आते हैं ये शिकार करने। कुछ शिकार करते हैं, बाकी आसपास फैल जाते हैं कि पहले कई लोगों को सफलता ना मिले तो वो आगे आकर काम पूरा कर सके। ऐसे में वो हर तरफ नज़र रखते। तुम्हारा मतलब है कि वो पास में ही है? धरा आतंकित हो उठी। हाँ, वो मुझे मार देंगे। चुप रहो, शांत रहो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे बातों में मत लगाओ। बबूसा का सर बेहद कठोर था। धरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो खतरनाक है, मुझे मार देंगे, धरा ने कांपते स्वर में कहा। चुप रहो। बबूसा धरा की भां पकड़े उस इमारत से बाहर निकला और बाहरी गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसकी खतरनाक पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। इस वक्त वो बात से भी ज़्यादा घातक दिख रहा था। एकाएक बबूसा ठिठक गया। सामने गेट के पास ही एक आदमी मौजूद था और आंखें सिकोड़े उसे देख रहा था। उसे देखते ही बबूसा की आंखों में वहशी भाव दिखने लगा। वो पुनः आगे बढ़ा। उस व्यक्ति ने धरा के चेहरे पर भी निगाह मारी। आसपास से और लोग भी आ जा रहे थे। बबूसा धरा का हाथ पकड़े उस व्यक्ति के पास जा पहुंचा। तुम्हें देखकर खुशी हुई बबूसा, उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। बबूसा के होठों से कुर्राहट निकली। उस व्यक्ति ने धरा को देखा और बबूसा से कहा, क्या तुम इस लड़की को मेरे हवाले करने जा रहे हो? तभी बबूसा का बायां हाथ उसकी तरफ तेजी से चला और पंजा फैलाकर उसकी गर्दन पर जा पड़ा। वो झटपटाया। उसने बबूसा का पंजा अपनी गर्दन से आज़ाद करने के लिए अपने दोनों हाथों का सहारा लिया। ये देखकर धरा की आंखें फैल गई थीं। तभी उसकी गर्दन पकड़े बबूसा के हाथ ने तीव्रता से दाईं तरफ झटका दिया। कड़ाक! हड्डी टूटने की आवाज़ आई। बबूसा ने हाथ हटाया तो वो कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। धरा के होंठों से चीख निकल गई। आसपास जाते लोगों ने ये सब देखा तो डर के मारे दूर हटने लगे। बबूसा चेहरे पर दरिंदगी समेटे चार दीवारी के गेट से बाहर निकलता चला गया, परंतु अगले ही पल उसने धरा का हाथ छोड़ा और उसकी टांगों पर टांग मारकर धरा को नीचे गिरा दिया। हक्की बक्की सी धरा चीख भी नहीं सकी और नीचे गिरते उसने इतना ही देखा कि सामने से कोई छोटी सी चीज़ उड़ती हुई इसकी तरफ आ रही है। उसे समझते देर न लगी। वो वही पत्ती जैसा हथियार है जो पलक झपकती गर्दन काट देता है। उस हथियार को धरा ने अपने ऊपर से जाते देखा। ये सब 2 सेकंडों में ही हो गया। तभी धरा ने बबूसा के हाथ में वही नन्हा चाकू देखा जो कि उसके हाथ की उंगलियों से निकल चुका था। तुरंत बाद ही कमीज के भीतर हाथ डाले उसे 2 बार चाकू बाहर निकालते देखा और एक ही हाथ से 2 अलग अलग दिशाओं में उसे फेंकते देखा। 3 सेकंडों में धरा ने यह सब देखा। वो पस्त सी नीचे गिरी पड़ी थी कि बबूसा ने आसपास देखते हुए सतर्क अंदाज में हाथ बढ़ाकर धरा को बाਹਾਂ से पकड़ा और खड़ा किया। धरा की टांगें कांप रही थीं। वहां नजर आते लोग भय से पीछे हटने लगे थे। धरा ने 3 व्यक्तियों को नीचे गिरे शांत पड़े देखा। वो मर चुके थे। बबूसा धरा की बाह पकड़े एक तरफ बढ़ा कि उसी पल रुक गया। एक आदमी पर उसकी निगाह टिक गई। वो उसे ही गंभीर निगाहों से देख रहा था। बबूसा धरा की बाह पकड़े उसके पास पहुंचा। बबूसा, वो गंभीर अंदाज में मुस्कुराया। कैसे हो लाम? बबूसा गुर्राया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़की के साथ हो। इस लड़की का पीछा छोड़ दो। यह हमारी शिकार है और हम अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? सोलाम बोला। तो तुम मेरा मुकाबला करोगे? तुम्हारा मुकाबला करने की मैं कैसे सोच सकता हूँ? मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरे पास सरदार ओमारू की तरफ से इस बात की इजाज़त नहीं है कि तुम्हारा मुकाबला किया जाए। तो इजाज़त ले लो ओमारू से। अवश्य इजाज़त लूँगा और वह हाँ भी कह देगा, क्योंकि तुम हमारे शिकार की हिफाजत करके हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हो। पीछे से वार मत करना सोलाम, बबूसा गुर्राया। कभी नहीं। तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। बबूसा धरा का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। पास ही एक कार खड़ी थी और भीतर बैठा आदमी ये सारा मामला समझने की कोशिश कर रहा था। तुम कार चलाना जानती हो? बबूसा ने कठोर स्वर में पूछा। हाँ। बबूसा ने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठे आदमी को बाहर निकाला और धरा को वहां बैठने का इशारा करते हुए दूसरी तरफ से बगल वाली सीट पर भीतर आ बैठा। घबराई सी धरा ने कार आगे बढ़ा दी। बबूसा का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। तो तुम बहुत खतरनाक हो। मैं खतरनाक ना होता तो तुम्हारी जान नहीं बचती। ये युद्ध कला तुमने डोबू जाति से सीखी? मेरा जन्म कराते समय महापंडित ने युद्ध की हर वो कला मेरे भीतर डाल दी थी जो राजा देव जानते थे। मैं बबूसा ज़रूर हूँ, परंतु मेरे भीतर सब कुछ राजा देव का है। मेरा जन्म इसलिए कराया गया कि जब रानी ताशा राजा देव को इस ग्रह से अपने सदूर ग्रह पर ले जाना चाहे तो उस वक्त मैं राजा देव पर काबू पा सकूं। परंतु तब ऐसा करने से इनकार कर रहे हो? धरा अभी तक घबराई हुई थी। हाँ, मैं राजा देव का सेवक हूँ, उनके खिलाफ नहीं चल सकता। जो करूँगा राजा देव के भले के लिए करूँगा।
मैं कैसे अजीब से हालातों में फंस गई हूँ। माँ मारी गई, चक्रवर्ती साहब व प्रकाश मारे गए। उफ, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अपनी जान की फिक्र करो। बबूसा के होंठ बिछे हुए थे। तुमने मुझे बचा लिया। बबूसा चुप रहा। आगे भी मुझे इसी तरह बचा लोगे ना? कोशिश करूंगा। मैं मरना नहीं चाहती बबूसा। बबूसा ने धरा को देखा और क्या उठा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। मुझे बचाने की बात। बबूसा, मुझे बचाने की बात करो। वो फिर आएंगे मुझे मारने? ज़रूर आएंगे। इस बार ज़्यादा तैयारी करके आएंगे और मुझे भी ख़त्म कर देना चाहेंगे। तो क्या होगा? पर वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो काफ़ी सारे होंगे। कुछ पता नहीं तब क्या होगा। तो क्या वो मुझे मार देंगे? घबराओ मत। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी जान जाए, क्योंकि तुम राजा देव की तलाश में मेरी सहायता कर रही हो। फिर मुझे मरने मत देना। बबूसा ने धरा को देखा और मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो। पहले मेरी जान जाएगी, उसके बाद तुम्हारी जाएगी। मैं तुम्हें ज़रूर बचा के रखूँगा। बस यही बात? क्या मतलब? मेरा मतलब, तुम सिर्फ अपने मतलब की खातिर मुझे बचा रहे हो, या कोई और बात भी है? और क्या बात होगी? कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा। तुम मुझे बचा लो, इतनी ही काफ़ी है मेरे लिए। अब जाना कहाँ है? सोहनलाल के घर चलो। वो अभी उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। उसके पास रात को चले तो ठीक होगा। क्या पता वो घर पर भी ना हो अभी। तो होटल चलो। मैं अब आने वाले खतरे के बारे में सोचना चाहता हूँ। ये कारें हमें छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी नहीं है। टैक्सी ले लेते हैं, धरा ने कहा। जैसा तुम ठीक समझो। इस ग्रह का सिस्टम मैं अभी ठीक से जानता नहीं। ओमारू पहाड़ के भीतर उसी मूर्ति वाले हॉल में चबूतरे के पास बैठा दो लोगों से बात कर रहा था। एक आदमी उसके पास आता कह उठा, ओमारू, हमारा एक योद्धा युद्ध कला सीखते हुए अभी अभी जान गंवा बैठा। बुरा हुआ, ओमारू ने अफसोस भरे स्वर में कहा। पर यह कैसे हो गया? हथियार लिए दूसरे योद्धा से मुकाबला कर रहा था और फुर्ती से खुद को बचा न सका। इससे दूसरों को सबक ज़रूर मिलेगा कि मौत के इस खेल में फुर्ती ज़रूरी है। बोबला से कहो उसे बाहर दफन कर दे। वो चला गया कि उसी समय सामने से हॉम्बी आती दिखी। ओमारू फौरन खड़ा हो गया। 7 फुट लंबी हॉम्बी ने कंगा पकड़ रखा था और काले बाल आगे को किए उस पर कंगा कर रही थी। चेहरे पर झुर्रियों भरी लकीरें झूल रही थी। ओमारू तुरंत उसके पास पहुंचकर बोला, कहो जादूगरनी। सोलाम तेरे से बात करने वाला है, हॉम्बी ने कहा। सोलाम? ओह, उसने लड़की को ज़रूर ख़त्म कर दिया होगा, मुझे बताना चाहता होगा। हॉम्बी के चेहरे पर ना समझ में आने वाली मुस्कान उभरी। मुझे उस कमरे में जाना चाहिए, कहने के साथ ही ओमारू आगे बढ़ गया। ओमारू पास ही मौजूद उस कमरे में पहुंचा जहाँ दीवार पर 2 स्क्रीनें लगी हुई थी। एक स्क्रीन रोशन थी और उस पर झिलमिलाहट नजर आ रही थी। 3 आदमी बोर्ड पर लगे स्विचों पर व्यस्त थे। सोलाम ने हमसे संपर्क बनाया? ओमारू ने पूछा। नहीं, एक ने कहा। जादूगरनी कहती है कि वह संपर्क बनाने वाला है, ओमारू बोला। तो संपर्क बनते ही पता चल जाएगा। रानी ताशा की तरफ से कोई संदेश आया? ओमारू ने पूछा। नहीं, हम वही चेक कर रहे हैं। 20 दिन से अभी तक उन्होंने हमसे बात नहीं की। रानी ताशा व्यस्त होगी तभी हमसे बात नहीं कर। उसी बात उसी पर उसी पल एक तरफ लगा छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा। किसी ने हमसे संपर्क बनाया। वो आदमी बल्ब की तरफ बढ़ता बोला। सोलाम होगा, ओमारू बोला। उस आदमी ने बल्ब के पास लगे स्विच को दोबारा दबाया और नीचे रखा। तारों से जुड़ा हेडफोन जैसी चीज़ उठाकर सिर पर रख ली तो उधर से सोलाम की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो हेलो। कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने पूछा, हेडफोन लगाए। मैं सोलाम हूँ, ओमारू से बात कराओ। बात करो, ओमारू यहीं पर है, कहने के साथ ही उसने हेडफोन उतारकर ओमारू की तरफ बढ़ाया। सोलाम है। ओमारू ने फ़ौरन हेडफोन लगाकर बात की। कहो सोलाम, लड़की को मार दिया क्या? ओमारू ने कहा। बबूसा ने बहुत समस्या पैदा कर दी है, उसने हमारे कई योद्धा मार दिए। ये कैसे हो सकता है? बबूसा उस लड़की को अपने साथ रखे हुए उसे हमसे बचा रहा है, सोलाम की आवाज़ आई। ये मैं नहीं। बचा रहा है? ओमारू के माथे पर बल पड़े। लड़की का बबूसा से क्या रिश्ता? ये मैं नहीं जानता, परंतु लड़की को बबूसा का संरक्षण मिला हुआ है। वो हमारे उन लोगों को मार रहा है जो लड़की को मार देना चाहते हैं। बबूसा हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। यह असंभव है सोलम, बबूसा ऐसा नहीं कर सकता। ओमारू परेशान से क्या उठा। वो ऐसा ही कर रहा है। तुम्हारी बबूसा से बात हुई? थोड़ी सी। वो लड़की को बचाए रखने को कहता है। ये तो गलत कर रहा है बबूसा, सीधा सीधा हमारे खिलाफ मैदान में उतर रहा है। वो पागल तो नहीं हो गया? वो पूरे होश में था और ठीक था, उसने मुझे भी चेतावनी दी। ओह, ओमारू का चेहरा कठोर हो गया। तो लड़की के साथ बबूसा को भी खत्म कर दो। ऐसा किया तो सदुग्रह वाले नाराज़ हो सकते हैं। बबूसा उन्हें प्यारा है, लेकिन बबूसा हमारे नियमों के खिलाफ चल रहा है। उसे लड़की को नहीं बचाना चाहिए। उसने हमारे आदमी भी मारे। उधर से सोलाम की आवाज़ आई। ओमारू के होठों से घुर्राहट निकली। मुझे बताओ ओमारू, अब हम क्या करें? सोलाम की आवाज़ आई। बबूसा कहाँ है? उसे हम ढूंढ लेंगे, तुम मुझे हुक्म दो कि अब हम क्या करें। मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करता हूँ, जादूगरनी से सलाह लेनी पड़ेगी। 1 घंटे बाद दोबारा संबंध बनाओ। हाँ, ओमारू ने कहा
और सिर से हेडफोन जैसा यंत्र उतार कर रखा और बाहर निकल गया। हॉम्बी मूर्ति वाले चबूतरे पर बैठी थी, अभी भी सिर के बाल आगे की तरफ करके कंघी फेर रही थी। उसकी निगाह इधर उधर जाते कामों में व्यस्त अन्य लोगों पर फिर रही थी कि नज़र ओमारू पर टिक गई, जो कि उसकी तरफ आ रहा था। हॉम्बी के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान नाच उठी। मूर्ति वाले चबूतरे पर सिर्फ हॉम्बी बैठ सकती थी, कोई और वहाँ नहीं बैठ सकता था, ओमारू भी नहीं। हॉम्बी को टोबू जाति में विशेष दर्जा प्राप्त था। जादूगरनी, मैं कुछ परेशान हो रहा हूँ, पास पहुंचकर ओमारू ने सख्त स्वर में कहा। पता है मुझे। पता है? क्या पता है? वो लड़की तेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होगा, वही हो रहा है। तूने मेरी बात सुनकर भी कोई इंतज़ाम नहीं किया था पूरे चांद की रात। ये तेरी गलती थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि पूरे चांद की रात कोई मुसीबत आने वाली है। तू मेरी बात सुनकर सतर्क रहता तो आज सब ठीक होता। तुम सही कहती हो, ये गलती ज़रूर मेरे से हुई, तो अब भुगत भी। बबूसा उस लड़की को मुंबई में बचा रहा है, उसने हमारे कई योद्धा मार डाले हैं। हम भी मुस्कुराई, नजरें उमारू पर थी। मैंने तुझे ये भी कहा था कि बबूसा को यहाँ से मत जाने देना, पर बबूसा रोक पाना आसान नहीं था। उमारू गुस्से से बोला। तू सरदार है यहाँ का, तेरे लिए क्या कठिन है? हम भी मुस्कुराई। मैंने तब बबूसा पर ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं की कि सदूर ग्रह वाले नाराज़ ना हो जाए। तो बबूसा की शिकायत सदूर ग्रह वालों से कर। मुझे सलाह दो जादूगरनी। बोल। सोलाम पूछता है कि अब वो क्या करे। बबूसा लड़की को बचाता जा रहा है, वो हमारे रास्ते में आ रहा है। उसने हमारे कई योद्धाओं को मार दिया है। मैं चाहता हूँ कि बबूसा को मारने का आदेश दे दूँ। ओमारू बोला। दे दे, परंतु सदूर ग्रह वाले बबूसा को चाहते हैं। बबूसा मर गया तो वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं। जब भी वो पोपा पर आते हैं तो हमें ढेर सारी काम की चीज़ें देते हैं। हमारे आदमी मुंबई से हमसे फ़ौरन बात कर लेते हैं, तो ये यंत्र भी हमें सदूर ग्रह वालों ने ही दिए हैं। उन यंत्रों को चलाने के लिए हमें बिजली देते हैं। वो हमारे दोस्त है जादूगरनी। तो तू क्या चाहता है सरदार? मैं अब क्या करूं? तेरे को सदूर ग्रह के लोग प्यारे हैं या अपनी जाति और जाति के नियम? अपनी जाति से प्यार है जादूगरनी। तो सोलाम से कह दे कि बबूसा को भी मार दें। जादूगरनी मुस्कुराई। बबूसा मरा तो सदूर ग्रह वाले हमसे नाराज़? वो नाराज़ नहीं होंगे। हम भी हंस पड़ी। बबूसा मरेगा तो वो नाराज़ होंगे, परंतु मैं देख रही हूँ वो नहीं मरेगा। नहीं मरेगा? ओमारू के दांत भिज गए। ये कैसे हो सकता है? हमारे कितने ज़्यादा योद्धा वहाँ पहुँच चुके हैं, किस किस से बचेगा बबूसा? कोई ना कोई वार तो उस पर सफल हो गई। होम्बी ने आंखें बंद कर ली। ओमारू की आंखें होम्बी के झुर्रियों वाले चेहरे पर टिकी रही। मिनट भर बाद होम्बी ने आंखें खोली और कहा। सोलाम से कह दे कि बबूसा को कैद करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो सके तो उसे मार दें। हम लोग बबूसा को मारने में सफल हो जाएंगे ना? नहीं। होम्बी ने गंभीर निगाहों से ओमारू को देखकर कहा। बबूसा का बाल भी बाका नहीं होगा। मैं जिस तूफान को उठते हुए देख पा रही हूँ तो अभी तक उस तूफान की हवा को भी महसूस नहीं कर पाया। बबूसा राजा देव को तलाश कर रहा है, और तूफान तब उठेगा जब राजा देव उसके सामने होगा। मैं रानी ताशा का भी आवाज़ पा रही हूँ, वो आने वाली है यहाँ, और उसके साथ एक बेहद खतरनाक इंसान होगा जिसे कोई भी संभाल नहीं पाएगा। शायद उसी से बबूसा परास्त हो सकेगा, परंतु अभी ज़्यादा स्पष्ट नहीं देख पा रही हूँ भविष्य में। लेकिन जो कहा है वो पूरी तरह सही है। ज्यों ज्यों वक्त करीब आता जाएगा मेरे लिए भविष्य में देखना स्पष्ट हो जाएगा। राजा देव जो भी है वो अपने आप में खतरनाक इंसान है। जब वो बबूसा से मिलेगा तो उसके बाद खतरनाक वक्त शुरू हो जाएगा। ओमारू हम्बी को देखे जा रहा था। तू आज़ाद है, सोलाम को जो भी आदेश दे, परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सोलाम को बबूसा को मारने का आदेश दूंगा। दे दे। और उस लड़की का अंत कब तक होगा? ये सवाल मेरे से क्यों पूछता है? हम भी मुस्कुराई। क्या तेरे को अपने योद्धाओं पर भरोसा नहीं रहा? पूरा भरोसा है। तो सब कुछ मेरे से मत पूछ, जा। ओमारू खड़ा रहा। अब क्या है? जादूगरनी, मेरे दिमाग में एक बात आई है, सलाह दे मुझे। ओमारू बोला। कह। बबूसा राजा देव को ढूंढ रहा है, तो क्यों ना हम राजा देव को उठाकर यहाँ ले आए? उससे क्या होगा? राजा देव के यहाँ होने की खबर पाकर बबूसा यहाँ आएगा तो हम बबूसा को पकड़कर तब तक के लिए कैद कर लेंगे जब तक कि रानी ताशा पोपा में बैठकर इधर नहीं आ जाती। इस तरह हम बबूसा की तरफ से खड़ी होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। इस तरह बबूसा भी जिंदा रहेगा। और सरदार, हम भी बोली, राजा देव बबूसा से भी खतरनाक है। उसे पकड़ना तो दूर, तुम लोग उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर राजा देव को पकड़कर यहाँ ले आए तो ये जगह नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी? वो कैसे? राजा देव के खास साथी हैं, वो पीछे पीछे यहाँ आएंगे और उनके पास हमारा मुकाबला करने को अजीब अजीब से खतरनाक हथियार होंगे। वो हमारे इन खोखले पहाड़ों को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। ऐसा वो इसलिए करेंगे कि वो राजा देव के सच्चे साथी हैं। राजा देव को छुड़ा कर ले जाएंगे। इस काम में बबूसा उनकी सहायता करेगा, इसलिए व्यर्थ की सोच मन में मत लाओ। राजा देव यहाँ से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। तुम हमारे योद्धाओं को कम तो नहीं आंक जादू करनी? ओमारू कठोर सर में बोला। मैं कुछ भी नहीं आंकती सरदार। हम भी मुस्कुराई। मुझे सिर्फ पूर्वाभास हो जाता है और मैं तुम्हें सतर्क कर देती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी तो नहीं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है जादूगरनी।
हम भी मुस्कुराती हुई उमारू को देखने लगी। अभी सोलाम फिर बात करेगा तो उसे कहूँगा कि बबूसा को कैद करने या फिर मारने की चेष्टा करे और उस लड़की को ख़त्म कर दे कि वो किसी को हमारे बारे में खुलासे तौर पर कोई बात ना बता सके। रानी ताशा के लोगों ने कहा था कि स्क्रीनों वाला कमरा कोई बाहर का आदमी ना देख सके, वरना हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हम भी उसी मुद्रा में ओमारू को देखती रही। ओमारू पलटकर वापस चला गया। बेकार में ही परेशान हो रहा है ओमारू, सारे खेल की डोर तो बबूसा के हाथ में है। हम भी बड़बड़ा उठी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह सोहनलाल पर थी। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। सोहनलाल ने बबूसा और धरा के बारे में उन्हें सब बता दिया था और देवराज चौहान ने भी उसे बबूसा के बारे में बताया कि किस तरह वो बिना शरीर के उसके पास आकर बात करता है। परंतु इस वक्त सबसे खास बात तो ये थी कि सोहनलाल बबूसा को आमने सामने देख चुका था। बबूसा कैसा लगता है देखने में, उसका हुलिया बताओ, देवराज चौहान ने कहा। वो 27-28 वर्ष का सावले रंग का युवक है। शरीर तगड़ा है, जैसे कि तमाम उम्र वो कसरत करता रहा। नैन नक्श तीखे हैं और वो आकर्षक है। मैंने जो महसूस किया वो कुछ कठोर जैसा है, जैसे कि मरने मारने पर उतारू हुआ। मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो उसने मुझ पर सख्ती करने का इरादा बना लिया था। ये बात मैंने भांप ली और घर से खिसक आया। वो डरने वाला इंसान नहीं है, सोहनलाल ने सोच भरे सर में कहा। उसने जो बातें तुम्हें कही उस दौरान उसके बारे में तुमने क्या महसूस किया? वो गंभीरता से अपनी बात कह रहा था। उसके साथ धरा नाम की जो लड़की थी वो उसकी बात पर सहमति जता रही थी कि वो सच कह रहा है, जबकि लड़की से उसका वास्ता ज़्यादा पुराना नहीं है। मेरे ख्याल में लड़की उसे तुम तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशों में लगी हुई है। उसकी बातें सच लगी तुम्हें? शायद। सोहनलाल ने सिर हिलाया। मुझे तो वो सच कहता लगा, परंतु इसकी बातें ऐसी थी कि उस पर यकीन करना आसान नहीं। सदूर ग्रह के राजा वहाँ की रानी ताशा ने तुम्हें धोखा देकर ग्रह से बाहर फिकवा दिया। अब वो तुम्हें लेने आ रही है। इस बारे में जाने कब से वो तैयारियां कर रही है। इसी तैयारी के तहत बबूसा का जन्म कराकर उसे इस ग्रह पर छोड़ दिया गया। और भी कई बातें हैं, पर कौन विश्वास करेगा उन पर? बबूसा ने मुझे कहा था कि रानी ताशा ने उसका जन्म इसलिए कराया था कि वो मेरे मुकाबले पर उतारा जा सके। देवराज चौहान बोला। क्या पता वो किस सोच के तहत मुझ तक पहुंचना चाहता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। ऐसा भी संभव है, तुम्हें नहीं लगता क्या? कुछ भी हो सकता है, परंतु तुम्हें बबूसा के सामने तो जाना ही पड़ा, जाना ही होगा। वो तुम्हें ढूंढने की पूरी चेष्टा कर रहा है। वानखेड़े से मिला, सोहनलाल के पास गया, ऐसे में वो तुम्हारा पता लगा लेगा। तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, सोहनलाल बोला। अगर उसके इरादे बुरे हैं तो उसे संभाल लिया जाएगा। वो मिलने पर भी यही बातें करेगा जो अब कर रहा है, जबकि मेरा उन बातों से कोई वास्ता नहीं है। उसकी कही किसी भी बात का मैं भरोसा नहीं कर सकता। मेरी बबूसा की मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसकी बातें मेरी समझ में आ रही होती तो अब तक मैं उससे मिल चुका होता, देवराज चौहान ने कहा। वो बिना शरीर के तुम्हारे पास आकर बातें कैसे कर लेता है? सोहनलाल ने पूछा। इस बात के जवाब में वो कहता है कि समाधि लगाकर ऐसा करता है, और उसके जन्म के समय किसी महापंडित ने उसके भीतर कुछ शक्तियाँ डाल दी थी, जिससे कि वो ऐसा कर पाता है, देवराज चौहान ने बताया। हैरानी की बात है, सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। यही तो बात है कि बबूसा की कोई बात गले से नीचे नहीं उतर रही कि उससे मिलने का फ़ायदा हो। परंतु उसके व्यक्तित्व को हम हल्के में नहीं ले सकते, जगमोहन बोला। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मजाक कर रहा है ऐसा करके। या तो उसे अपनी बात कहनी नहीं आ रही कि वो अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है, सोहनलाल ने कहा। उसने अदृश्य स्थिति में देवराज चौहान से बातें की, मेरे सामने बैठकर बातें की, परंतु बातों का मतलब तो एक ही निकलता है। बात सिर्फ यह है कि देवराज चौहान कभी किसी सदु ग्रह का राजा था, और उसका वो जन्म अब वहाँ के लोगों के साथ सामने आ रहा है। इन सब बातों पर हमें भरोसा नहीं हो रहा, जबकि बबूसा कहता है कि वो राजा देव का खास सेवक हुआ करता था। मेरे ख्याल में तो एक बार बबूसा से मिल लेना चाहिए, जगमोहन ने कहा। देवराज ने सोच भरे ढंग से सिगरेट सुलगाई, खामोशी सी आ ठहरी। मेरे ख्याल में तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है, सोहनलाल कह उठा। परंतु मैं ज़रूरत नहीं समझता, देवराज चौहान बोला। वजह सिर्फ यही है कि उसकी कही बातें मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। मिलने पर भी उसने ऐसी बातें करनी है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा बात करने के लिए। तो तुम बबूसा से नहीं मिलना चाहते? मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मुझे ढूंढने में जब वो थक जाएगा तो चुप बैठ जाएगा। सोहनलाल ने फिर कुछ नहीं कहा। जगमोहन भी इस बारे में चुप रहा। मैं आज रात यहीं रहूँगा, सोहनलाल बोला। क्यों? जगमोहन ने मुंह बनाया। वो बबूसा मेरे पास ज़रूर आएगा दोबारा। दमदार बंदा है वो, मैं उसके हाथों में नहीं पड़ना चाहता, सोहनलाल मुस्कुराया। तभी सोहनलाल का फ़ोन बजने लगा। हेलो, सोहनलाल ने बात की। दूसरी तरफ नानिया थी। मैंने टिंडे बना दिए हैं, नानिया ने छूटते ही कहा। टिंडे? सोहनलाल ने सक पकाकर देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ ठहरी। आप ही तो कह रहे थे कि टिंडे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बना दूँ? बहुत बढ़िया बने, टमाटर डालकर। मैंने तुम्हें मना किया था कि टमाटर डालकर टिंडों का स्वाद खराब हो जाता है। आपने तो कहा था कि मेरे से टमाटर के बिना खाए नहीं जाते। बहुत स्वादिष्ट बने, खाकर तो देखिए। टमाटर डाल दिए तो डाल दिए, अब खाने ही पड़ेंगे। मुझे पता था आप खा लेंगे, तभी तो टमाटर डाल दिए। अब घर आ जाओ। वो आया तो नहीं? दोबारा नहीं आया।
वो ज़रूर आएगा, और अभी मेरे वापस आना ठीक नहीं। मैं देवराज चौहान के हूँ। मिल गया बहाना घर से बाहर रहने का। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। कब आओगे? रात यहीं रहूँगा, सुबह तुम्हारे पास आकर ही नाश्ता करूँगा। उसका ध्यान रखना, वो आ सकता है मुझे पूछने। उसकी आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी, कहकर नानिया ने फ़ोन बंद कर दिया था। सोहनलाल ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और क्या उठा। नानिया खबर दे रही थी कि टिंडे बन गए, तो टिंडे बन जाना भी खबर होती है? जगमोहन मुस्कुराया। औरतें ऐसी खबर ही देती है। तूने शादी की होती तो ऐसी बातों का अनुभव हो चुका होता। तुम्हारी बातें सुनकर बिना शादी के ही अनुभव हो रहे हैं। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखते हुए कहा, बबूसा से मिलने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें भरोसा है तो कहो, देवराज चौहान बोला। मुझे भी नहीं है, तो बबूसा को भूल जाओ, देवराज चौहान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बबूसा और धरा होटल के कमरे में पहुंचे। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी, जबकि धरा अपने विचारों और भय में उलझी हुई थी। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश के सिर कटे शरीर उसे बार बार कपा रहे थे। उन दोनों की मौत का उसे दुख था, परंतु उसकी अपनी जान पर बनी हुई थी। वो महसूस कर चुकी थी कि डोबू जाति के योद्धा कितने खतरनाक हैं। इस बार तो बबूसा ने उसे बचा लिया, परंतु ज़रूरी तो नहीं कि अगली बार किसी बार भी बबूसा उसे बचा ले। बबूसा कुर्सी पर बैठ गया था। धरा व्याकुल सी बबूसा का हाथ पकड़कर क्या उठी। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। बबूसा कुछ पल धरा को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, यह तो शुरुआत है। धरा ने उसका हाथ थपथपाकर छोड़ा और कहा, मतलब कि वो फिर आएंगे? वो बार बार तब तक आते रहेंगे जब तक कि वह सफल नहीं हो जाते। ओह, धरा ने गहरी सांस ली। मतलब कि वो हर हाल में मुझे मार के ही रहेंगे? मैं तुम्हें बचाऊंगा। कब तक? एक दिन तो मुझे मारने में सफल हो ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनसे माफ़ी मांग लेने का कोई रास्ता नहीं है? धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। तुमने वहाँ पर बिजली वाला कमरा देखा? बबूसा बोला। हाँ। स्क्रीनें देखी? हाँ। उसकी वजह से ही वो तुम्हें मारना चाहते हैं, कि तुम उस बारे में किसी को बता ना सको। वो जानते हैं कि उनके पास ऐसी चीज़ें होने की भनक बाहरी लोगों को मिलेगी, तो उनके पास कई लोग आएंगे ये जानने के लिए कि उन चीज़ों का वो क्या करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके रहस्य लोग जानें। वो उन चीज़ों का क्या करते हैं? उन चीज़ों से वो सदूर ग्रह वालों से संपर्क बनाते हैं, बात करते हैं। सदूर ग्रह वाले भी उनसे बात करते हैं। पर वहाँ बिजली तो है नहीं। सदूर ग्रह वालों ने डोबू जाति को बिजली दे रखी है। ये भला कैसे संभव है? पता नहीं कैसे संभव है, पर वही बिजली देते हैं। छोटा सा डिब्बा जैसी कोई चीज़ है, उसमें तारे जोड़ देने से बिजली आ जाती है। वो डिब्बा कई साल तक काम देता है। ऐसे कई डिब्बे उन्होंने डोबू जाति को दे रखे हैं। जब बिजली का एक डिब्बा खत्म हो जाए तो दूसरे में तारे लगा ले, पपूसा ने बताया। फिर तो वो बैटरी जैसी कोई चीज़ होगी। तरह क्या उठी। तुमने अभी मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, फिर से पकड़ो। क्यों? धरा ने बबूसा को देखते हुए होंठ से कोड़े। मुझे अच्छा लगता है। बबूसा का स्वर शांत था। क्या पहले कभी किसी औरत ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा? मैंने किसी को पकड़ने नहीं दिया। मैं औरतों से दूर रहता था। डोबू जाति में? हाँ। और अपने ग्रह पर? वहाँ तो मैंने शादी कर रखी थी, परंतु वो रिश्ता खत्म हो गया। महापंडित ने मेरा नया जन्म कराने के लिए मेरे प्राण ले लिए, और वो जीवन मेरा समाप्त हो गया। अब इस जीवन में तुम्हारा स्पर्श मुझे अच्छा लगा। धरा बबूसा को देखती रही। मेरा हाथ पकड़ो, बबूसा ने पुनः कहा। धरा ने कदम आगे बढ़ाया, बबूसा का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल बबूसा शांत बैठा रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। धरा उसका हाथ हटाते क्या उठी। मेरे स्पर्श से तुम आंखें बंद करके मज़ा ले रहे हो? जवाब में बबूसा मुस्कराया। उसे देखता रहा, कहा कुछ नहीं। मेरे ये कपड़े मैले हो चुके हैं, मुझे नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, धरा ने कहा। जब भी बाहर निकलेंगे तुम कपड़े ले लेना। कॉफ़ी लोगे तुम? इंटरकॉम की तरफ बढ़ती धरा क्या उठी। हाँ। धरा ने इंटरकॉम पर 2 कॉफ़ी के लिए कहा और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। शाम होने वाली है। धरा नहाए आई थी। कपड़े वही पहन लिए थे। वो अभी भी चुप चुप सी थी। रह रहकर वो सिहर उठती थी। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश की लाशों का हाल देखकर कि उसके देखते ही देखते कैसे उनकी गर्दनें सिर कट कर सिर से अलग जा गिरी थी, और वहाँ से खून ही खून निकलने लगा था। कॉफ़ी ले लो, बबूसा ने कहा। धरा ने देखा बबूसा के हाथ में कॉफ़ी का प्याला था। उसका प्याला सेंटर टेबल पर रखा था। धरा सोफे पर बैठी थी और कॉफ़ी का प्याला उठा लिया। तुम चिंतित किस वजह से हो? बबूसा ने पूछा। मैं डर रही हूँ डोबू जाति के लोगों से, धरा ने गंभीर स्वर में कहा। इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। मैं हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम कब तक मुझे बचा सकोगे? एक दिन तो वो कामयाब हो ही जाएंगे। जब तक जिंदा हो जीवन का आनंद लो। डर कर जिया नहीं जा सकता, बबूसा बोला। वो तुम्हें मार देंगे या तुम मर जाओगी, ये सोचना छोड़कर ये सोचो कि तुम अभी जिंदा हो। धरा ने कॉफ़ी का घूंट भरा, चुप रही। शाम होने वाली है। अंधेरा होते ही सोनलाल के घर जाना है, उससे राजा देव का पता पूछना है। हाँ। धरा ने सिर हिलाया। वो ना बताए तो थोड़ी सी सख्ती करना उससे, परंतु उसकी जान नहीं लेना। तब वो खिसक नहीं गया होता तो अब तक मैं राजा देव के पास पहुंच गया होता। वो ज़रूर सीधा देवराज चौहान के पास गया होगा, उसे तुम्हारे बारे में सब बता दिया होगा। मैं इन बातों की परवाह नहीं, कहते कहते बबूसा ठिठक गया। उसने एक दो गहरी सांसें ली, जैसे हवा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो,
और फिर उसके होठों से निकला, वो आ गए। कौन? धरा का सर काँप उठा। बबूसा ने शांत भाव से कॉफ़ी का प्याला टेबल पर रखा और बोला, डोबू जाति वाले, वो मेरे रहने का ठिकाना पहले से ही जानते हैं। वो आएंगे, जानता था, परंतु इतनी जल्दी आ जाएंगे पता नहीं था। ओमारू से बात कर ली होगी सोलाम ने, यही हुआ होगा। ओमारू कौन? डोबू जाति का सरदार। सरदार क्या मुंबई में है? सरदार कभी भी अपने ठिकाने से दूर नहीं जाता। तो सोलाम ने बात कैसे? सदूर ग्रह वालों ने कुछ यंत्र दे रखे हैं डोबू जाति को, उसी के सारे बातचीत की जाती है। वो मुझे मारने आए ना? इस बार तो वो मुझे भी मारने आए हैं, बबूसा मुस्कुराया, परंतु चेहरे पर खतरनाक भाव दिखे। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डोबू जाति के योद्धाओं को मारा है। यह बात सरदार को बहुत बुरी लगी होगी। धरा का चेहरा फक हो गया। उसने कॉफ़ी का प्याला रख दिया। बबूसा उठा और अपनी कमीज़ खोलते बोला, इस मुकाबले के बाद हम इस होटल में नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे पास कोई जगह हो तो याद कर लो। जगह नहीं भी हो तो कोई जगह सोच लो जहाँ हम रुक सकते हैं। अगर कोई भी इंतज़ाम नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं, हम मिलकर किसी जगह का इंतज़ाम कर लेंगे। बबूसा ने कमीज़ उतारकर एक तरफ फेंक दी। उसके सीने पर बनियान जैसे चिपके लेदर पर सैकड़ों नन्हे चाकू फंसे दिखने लगे। धरा अभी तक घबराई सी खड़ी थी। डरो मत वरना मर जाओगी, बबूसा बोला। अपने को मजबूत रखो, वह करीब आ पहुँचे। करीब कहाँ? धरा के होठों से सूखा सा स्वर निकला। बबूसा की खतरनाक निगाह दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी दरवाज़ा थपथपाया गया। बबूसा के होठों से गुर्राहट निकली। क्या उठा? तुम हर पल मेरे करीब ही रहना, तभी तुम्हें बचा पाऊंगा। इसके साथ ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। धरा तुरंत उसके साथ चल दी। टांगों में कंपन सा हो रहा था। मौत का भय उसकी आंखों में स्पष्ट नजर आ रहा था। दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। पास पहुंचकर बबूसा ने दरवाज़ा खोला तो सोलाम को खड़े पाया। दोनों की नजरें मिली। बबूसा के चेहरे पर कठोरता थी और सोलाम गंभीर दिखा। वो मुस्कुराया, बोला, मैं आ गया बबूसा। तुम अकेले तो नहीं होगे? बबूसा ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम जानती हो कि शिकार करते वक्त हम समूह में रहते हैं। मेरे योद्धाओं ने ये जगह घेर रखी है। बबूसा के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। ये कहकर तुम मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हो सोलाम? मैं जानता हूँ बबूसा किसी से नहीं डरता। मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। बबूसा वहीं खड़ा कहर भरी निगाहों से सोलाम को देखता रहा। मुझे भीतर आने दो, सोलाम बोला। कुछ बात हो जाए? क्या बात? ऐसी बात की जिसमें हम दोनों का भला हो। इस स्थिति में तुम मेरा भला नहीं सोच सकते। मैंने कहा है, ऐसी बात जिसमें हम दोनों का भला हो। बबूसा दरवाजे से पीछे हटा। सोलाम भीतर आया। बबूसा ने दरवाज़ा बंद किया और पीछे हटता चला गया। सोलाम कमीज़ पैंट पहने था। उसकी आधी बाह की कमीज़ पैंट से बाहर झूल रही थी। तारा खुद को बबूसा की ओट में रखने की चेष्टा करती बार बार सोलाम को देख रही थी। सोलाम के चेहरे पर गंभीरता थी। बबूसा बेहद सतर्क और खतरनाक नजर आ रहा था। हमने एक साथ युद्ध कला सीखी बबूसा, एक साथ ही बड़े हुए, सोलाम बोला। बबूसा की निगाह सोलाम पर ही रही। हमें झगड़ा नहीं होना हमें झगड़ा होना अच्छी बात नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि युद्ध में तुम मेरे से कहीं बेहतर हो। तुमने युद्ध कला को बहुत तेज़ी से सीखा। मेरे से ज़्यादा काबिल हो तुम। मैं ज़्यादा देर तुम्हारे मुकाबले पर नहीं ठहर सकता। बबूसा उसे देखता रहा। हमारी जाति के नियम तो तुम जानते ही हो। दुश्मन का साथ देने वाला भी दुश्मन मान लिया जाता है। तुमने इस लड़की को बचाने के लिए हमारे कई योद्धाओं की जान ले ली। गलत किया तुमने। ऐसा क्यों किया बबूसा? मुझे डोबू जाति पसंद नहीं। सारा जीवन तुमने वहीं बिताया है, परंतु अब पसंद नहीं, बबूसा गुर्राया। मैं तुम लोगों में से नहीं हूँ। सुना तो मैंने भी है कि तुम पोपो पर सवार होकर आए थे। वो लोग तुम्हें हमारे पास छोड़ गए थे। तब तुम नन्हे से बच्चे थे। ऐसा क्यों किया तुम्हारे लोगों ने? तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? यह तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। सोलाम ने बबूसा को देखा और गंभीर स्वर में बोला, मैंने सुना है कि रानी ताशा पोपो पर बैठकर इस ग्रह पर आने वाली है। वो किसी को अपने साथ अपने ग्रह पर ले जाना चाहती है। तुम्हारे लिए ये बातें जानना ज़रूरी नहीं है सोलाम, मतलब की बात करो, बबूसा ने कठोर स्वर में कहा। तुम इस बारे में सब जानते हो? सोलाम ने पूछा। हाँ। किसने बताया? किसी ने नहीं, मेरे भीतर ही कुछ है जो मेरे हाल जो मुझे मेरा हाल बता देता है। तुम्हारी जाति से विद्रोह करने का कारण भी इन्हीं बातों से वास्ता रखता है। ऐसा ही समझो। रानी ताशा को जानते हो? अच्छी तरह से। राजा देव को? उन्हें भी बेहतर ढंग से जानता हूँ। हम सब एक ही ग्रह के हैं। काम की बात बोलो सोलाम। मैंने कुछ देर पहले ओमारू से बात की। वो तुम्हें मार देने को कहता है, सोलाम बोला। तो सोचते क्या हो सोलाम? वार करो। बबूसा के होठों से फुफकार निकली। सामने बबूसा हो तो सोचना पड़ता है। सोलाम मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। ये लड़की मुझे दे दो। ये सुनते ही धरा काँप उठी। क्यों? तुम बेहतर जानते हो क्यों। ये हमारे निवास में आ गई, इसने वहाँ सब कुछ देखा और अब ये मेरी पनाह में है। जाति के दुश्मन को जो पनाह देगा वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। सोलाम बबूसा को कुछ पल देखता रहा, फिर बोला, इस लड़की से तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे किसी की तलाश है। ये मेरी सहायता कर रही है। ये मुझे ठीक से समझती है। तुमने इस लड़की को हमें ना दिया तो झगड़ा होगा बबूसा। करो झगड़ा। मैं तुमसे झगड़ा नहीं चाहता। तो चले जाओ। इस लड़की के लिए जाति से दुश्मनी मत लो। तुम लोग मेरे लोग नहीं हो। रानी ताशा ने मुझे किसी योजना के तहत यहाँ भेजा था। मुझे सरदार का हुक्म मानना है कि लड़की को ख़त्म करो। जो रास्ते में आए उसे भी मार दो।
तो ओमारू के हुक्म का पालन करूँ, बबूसा ने दांत पीस कर कहा। झगड़ा होगा बबूसा, लड़की मांगोगे तो झगड़ा होगा। हमारी संख्या बहुत है, तुम अकेले हो, लड़की को बचा नहीं सकोगे, सोलाम बोला। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बबूसा ने सोलाम की आंखों में झांका। तुम मेरी बात नहीं मान पाए तो झगड़ा अब हो गई, सोलाम ने गंभीर और चिंता भरे स्वर में कहा। उसी पल बबूसा के हाथ में नन्हा सा चाकू चमका और तेजी से उस हवा में सोलाम की तरफ लपका। सोलाम खड़ा रहा, चाकू उसकी छाती से जा टकराया और नीचे जा गिरा। बबूसा की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने सुरक्षा कवच पहन रखा है, बबूसा के होठों से निकला। यही मेरा बचाव है। सोलाम का सर कठोर हो गया। वरना तुम्हारे जहर से मुझे चाकू मेरी जिंदा कहाँ रहने देंगे। कहने के साथ ही सोलाम दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी बबूसा ने दूसरा चाकू उसकी टांग की तरफ फेंका। सोलाम सावधान था, चाकू से बच गया और दरवाज़ा खोला, फुर्ती से बाहर निकल गया। बबूसा का चेहरा धधक उठा। ये अब क्या करेगा? तारा ने कांपते हुए स्वर में पूछा। सोलाम बहुत खतरनाक है, बबूसा गुर्राया। उसकी अगुवाई में योद्धा बाहर मौजूद हैं, वो हमें मारने की कोशिश करेंगे। तो तुम फिक्र मत करो, हमें मारना आसान नहीं होगा उनके लिए। मुझे तुम्हारी चिंता है। वो मुझे मार देंगे। धरा की हालत बुरी हो रही थी। हिम्मत रखो और मेरे साथ रहो। हमें इस कमरे से निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेंगे? बाहर तो वो लोग। तभी खुले दरवाजे से एक के बाद एक 6 लोग भीतर आ गए। किसी के हाथ में खंजर था तो कोई तलवार जैसा हथियार लिए हुआ था। दो के हाथ में चौकोर लोहे की मोटी पत्ती थी, जो कि गला पलक झपकते ही काट देती थी। कमरे में पहुंचती वो इधर उधर फैलते चले गए। बबूसा ने मौत भरी निगाहों से उन्हें देखा। सबको पहचानता था वो। तभी चौकोर पत्ती लिए दोनों व्यक्तियों ने बेहद फुर्ती के साथ उनकी तरफ पत्ती फेंकी। बबूसा ने उसी पल धरा को जोरों का धक्का दिया और खुद भी नीचे जा गिरा। धरा के होठों से जोरों की चीख निकली और वह धड़ाम से नीचे जा गिरी थी। दोनों पत्तियां उनके सिरों से गुजर कर दीवार से जा टकराई। उसी पल एक ने अपने हाथ में दबा लंबा चाकू बबूसा पर फेंका। बबूसा करवट ले गया। वो चाकू फर्श से टकराया और दूर गिरता चला गया। दोबारा मौका नहीं दिया बबूसा ने। उसके हाथों में जादू की भांति शरीर से चिपकी लेदर की बनियान से निकलकर चाकू आए और हवा में लहराता उनकी तरफ लपके। पूरे 6 चाकू फेंके थे। पांचों के शरीरों में जा धंसे। छठा बच गया। उसके हाथ में छोटी तलवार जैसा हथियार था। नन्हे चाकू छातियों में धंसते ही 2 पलों बाद वो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखते देखते वो मृत होते चले गए। चाकू पर लगे तीव्र जहर ने अपना असर दिखा दिया था। बबूसा तुरंत उठ खड़ा हुआ। आखिरी बचा व्यक्ति कुछ परेशान हो गया था, कुछ घबरा गया था। बबूसा उसकी तरफ बढ़ा। उसने फौरन तलवार जैसा हथियार फेंका और तेज स्वर में कह उठा, मुझे मत मारना। बबूसा उसके पास पहुंचा और दायां हाथ आगे बढ़ाया, गर्दन पकड़ी और झटके के साथ गर्दन को एक तरफ मोड़ा तो कड़ाक की आवाज़ आई। गर्दन छोड़ी तो वो गुड़मुड़ सा नीचे जा गिरा था। बबूसा के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। वो धरा की तरफ पलटा। धरा नीचे पड़ी, आंखें फाड़े सब देख रही थी। खड़ी हो जाओ। धरा तुरंत खड़ी हो गई। उसकी टांगें काँप रही थी, चेहरा फक था। संभालो खुद को। बबूसा का सर पहले जैसा था। बाहर और भी हैं। अब क्या होगा? हमें ऐसा निकलना है। इस कमरे में मुकाबला करना कठिन है, बबूसा ने दांत पीसते हुए कहा और कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की खिड़की खोलकर नीचे देखा। सामने सड़क थी, वाहन आ जा रहे थे। खिड़की से ठीक नीचे एक टेम्पू खड़ा था, जिस पर कि होटल की मैली चादरें पर्दे वगैरह धोने के लिए ले जाए जा रहे थे। ऐसे कपड़ों से टेम्पू भरा पड़ा था। इधर आओ, बबूसा कहते हुए पलटा। अगले ही पल तेजी से नीचे झुक गया। दरवाजे पर 2 लोग थे और एक ने चौकोर पत्ती बबूसा पर फेंकी थी। नीचे झुकते ही चौकोर पत्ती खिड़की से टकराई और लकड़ी में धंसकर अटक गई। तब तक बबूसा के 2 चाकू निकल चुके थे, जो कि उन दोनों को लगे और वो नीचे गिर गए। बबूसा उनके पास पहुंचा, तब तक वो नीचे गिर चुके थे। दोनों को पकड़कर कमरे में खींचा, फिर दरवाजे के बाहर झाँका। वहाँ कोई नहीं था। बबूसा ने दरवाज़ा बंद किया और पलटकर धरा को देखा, जो सफ़ेद चेहरे से उसे देख रही थी। हमें ऐसा निकल चलना होगा, वरना बचना कठिन हो जाएगा, कहते हुए बबूसा खिड़की के पास पहुंचा। हम निकलेंगे कैसे? बाहर तो वो लोग हैं, धरा भय से चीख उठी। बबूसा खिड़की से बाहर झाँकने के बाद बोला, इधर आओ। धरा लड़खड़ाती टांगों से बबूसा के पास पहुंची। क्या है? खिड़की के बाहर कूद जाओ, बाहर टेम्पो। मैं नहीं कूद सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, तरह के ओठों से निकला। नीचे लॉन्ड्री वाला टेम्पो खड़ा है, उसमें चादरें भरी हैं, बबूसा ने कहा। चोट नहीं लगेगी। मैं नहीं कूद, वक्त नहीं है इतना। बबूसा के होंठ बिछ गए। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। धरा ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। अगर खुद कूदोगी तो चोट नहीं लगेगी, मैंने उठा के फेंका तो हाथ पाँव टूट सकता। क्या तुम मुझे फेंकोगे? दरवाजे को तोड़ा जाने लगा। बबूसा ने दांत भींचकर धरा को वहाँ से पकड़कर उठाया। धरा चीखी। उसने धरा को खुली खिड़की की चौखट पर जबरन खड़ा किया। मैं मर जाऊंगी। धरा की आंखों से आंसू निकल गए। कूदो, नीचे देखो टेम्पो में। सामने सड़क पर जाते 2-3 लोगों ने खिड़की की चौखट पर धरा को खड़े देखा तो वो थम गए और मामला समझने का प्रयास करने लगे। भय से कांपती धरा ने नीचे चादरों से भरे टेम्पो को देखा। देखा टेम्पो को? वो चादरों से भरा है, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, कूदो। नहीं। तभी पीछे से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। बबूसा ने फौरन धरा को धक्का दे दिया। देखते देखते धरा खिड़की पर से गायब हो गई। फिर उसकी चीख सुनाई दी। उसी पल दरवाज़ा टूट गया। वो 2-3 लोग थे,
दिखे। बबूसा के हाथों में जहर से बुझे नन्हे चाकू चमके और एक के बाद एक हाथों से निकलते चले गए। जो दरवाजे से भीतर प्रवेश हो रहे थे उनके जिस्मों में जा धंसे। वहां देखने के लिए बबूसा रुका नहीं। वो तुरंत खिड़की पर चढ़ा और नीचे खड़े टेम्पो पर कूदता चला गया। धरा तब तक टेम्पो से उतर चुकी थी। उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। टेम्पो के पास खड़े होटल के 2 कर्मचारी हैरानी से धरा को देख रहे थे कि बबूसा टेम्पो पर आ कूदा। लेकिन संभलते ही तुरंत बनियान जैसी जैकेट में फंसे कुछ चाकू हाथ में आए और अलग अलग दिशाओं से इधर आते 4 लोगों को जा लगे। बबूसा टेम्पू से नीचे कूदा और धरा का हाथ पकड़कर चिल्लाया, भागो। दोनों तेजी से सड़क की तरफ भाग निकले, परंतु तभी बबूसा ने धरा को बांह से अपने साथ समेटा और नीचे गिरता चला गया। धरा के होठों से चीख निकल गई। वो नहीं समझ सकी कि क्या हुआ। अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। 5 कदमों की दूरी पर एक आदमी का सिर नीचे आ गिरा था। फिर उसने बिना सिर वाले एक शरीर को भी नीचे गिरता देखा। धरा स्तब्ध सी रह गई। तब तक कई लोगों की उसने चीखें सुनी। यही वो पल था जब बबूसा ने कुछ कदमों की दूरी पर खड़े व्यक्ति पर चाकू फेंका था, जो कि उसके कंधे पर जा लगा था। तब वो दूसरी वाली चौकोर घातक पत्ती वाला हथियार फेंकने जा रहा था। बबूसा ने अगर वक्त रहते उसे देख ना लिया होता तो अब तक उसकी या धरा की गर्दन कटी होनी थी। परंतु उन दोनों के नीचे गिर जाने से उस घातक हथियार ने आगे जाते व्यक्ति की गर्दन अलग कर दी थी। बबूसा और धरा उठे और पुनः सड़क की तरफ भाग निकले। उसी पल बबूसा ने सोलाम को देखा, जो दोनों हाथ कमर पर रख के कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसी पल दौड़ते 2 आदमी सोलाम के पास पहुंचे। एक बोला, बबूसा, हम लोगों को मार रहा है और तुम खड़े मुंह देख रहे हो सोलाम। मैं लड़की को ख़त्म करने की तरकीब सोच रहा हूँ। खड़े रहकर। दूसरा नाराज़गी से बोला, तुम लोग सबसे कह दो कि बबूसा को उस लड़की से अलग करने की कोशिश की जाए। इससे क्या होगा? बबूसा के रहते हमें सफल होने में परेशानी आएगी, जैसे कि अब आ रही है। वो हमारे योद्धाओं को मार रहा है। अब बबूसा भी तो हमारा अपराधी है। पहले लड़की को ख़त्म करना है, उसके बाद बबूसा को देखेंगे। जल्दी जाओ। दोनों उसी तरफ भागते चले गए जिधर बबूसा और धरा गए थे। इस दौरान सोलाम ने अपने कई योद्धाओं को बबूसा और धरा के पीछे जाते देख लिया था। कुछ पल सोलाम गंभीरता से खड़ा रहा, फिर वो भी उसी तरफ भाग निकला। वहां मौजूद लोग दहशत से भर चुके थे। सामने सिर कटी लाश पड़ी थी। बबूसा ने धरा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों ने किसी तरह हुए वाहनों से भरी उस सड़क को पार किया। कई कारों के पहिए ब्रेकों से चीख उठे थे। धरा हाँफ रही थी, परंतु पूरी हिम्मत से बबूसा के संग भाग रही थी। वो जान चुकी थी कि मौत करीब है। बबूसा के संग ना भागी तो मारी जाएगी। पीछे कोई आ रहा है या नहीं, ये देखने का उसे होश नहीं था। लेकिन बबूसा यदाकदा नज़र पीछे डाल लेता था। वो जानता था कि पीछे योद्धा आ रहे हैं। सोलाम भी पीछे। उसे मालूम था कि सोलाम ज़िद्दी इंसान है। वो हर काम को पूरा करने की अंत तक कोशिश करता था। वो इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। धरा को ख़त्म करने का काम हाथ में लिया है तो काम को हर हाल में पूरा करने की चेष्टा करेगा। तभी पुलिस सायरन सुनाई देने लगा। यह पुलिस सायरन की आवाज़ है, धरा ने ऊंचे स्वर में बबूसा को बताया। बबूसा उसका हाथ पकड़े भागता रहा। इस तरह कब तक भागते रहेंगे? हमें कार चाहिए, धरा बोली। वो तुम देखो, बबूसा ने कहा। उसी समय बाईं तरफ 10 फुट चौड़ी गली दिखी तो बबूसा उस तरफ मुड़ गया। पुलिस सायरन की आवाज़ ठीक उनके पीछे आ गई। पुलिस हमारे पीछे है, धरा चीखी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? दौड़ते दौड़ते धरा ने कहा। वो गली में प्रवेश कर गए। पुलिस कार भी उनके पीछे गली में आ गई। धरा ठिठकने लगी तो बबूसा उसे खींचते हुए बोला, रुको मत, भागो। पुलिस से बचकर कहाँ भागेंगे, रुक जाओ। डोबू जाति वाले पुलिस से ज़्यादा खतरनाक। परंतु धरा रुक गई। बबूसा को भी रुकना पड़ा। दोनों पलटे। पीछे पुलिस कार आ रुकी थी। सायरन अब भी बज रहा था कि एकाएक सायरन बजना रुका और पुलिस कार का दरवाज़ा खुला। एक पुलिस वाला बाहर निकला। हाथ में रिवॉल्वर थी जिसका रुख उनकी तरफ था। हाथ ऊपर उठा लो। तुम लोगों ने गला काट कर एक आदमी की हत्या की है, हाथ ऊपर। पुलिस वाला कठोर स्वर में बोला। उसी वक्त कार चलाने वाला पुलिस वाला भी बाहर निकला। उसके हाथ में पिस्तौल दबी थी। बबूसा के होठ बिचे थे। उसकी लेदर की बनियान पर फंसे नन्हे चाकू नजर आ रहे थे। धरा का चेहरा फक हो उठा था। हिलना मत, हाथ ऊपर। पहले वाला पुलिस वाला पुनः कठोर स्वर में क्या उठा। हमने किसी को नहीं मारा। धरा तेज स्वर में क्या उठी। हम तो खुद जान बचाकर भाग रहे हैं, वो लोग। चुप रहो। दूसरा पुलिस वाला क्या उठा। अपने हाथ पीछे की तरफ करो, पीठ हमारी तरफ कर लो। पहले वाले ने कार में से हथकड़ी निकाल ली, परंतु धरा और बबूसा खड़े पुलिस वालों को देखते रहे। जैसा कहा है वैसा करो, वरना हमें तुम दोनों की टांगों पर गोली मारनी पड़ेगी। धरा ने घबराकर बबूसा को देखा। ये हमें नहीं छोड़ेंगे, धरा रो देने वाले स्वर में बोली। ये सोचते हैं हमने उसकी गर्दन काटी है, इन्हें मारना होगा। नहीं, ये पुलिस वाले। मेरे रास्ते में जो आएगा वो। कहते कहते बबूसा ठिठका। उसकी निगाह पुलिस वालों के पीछे गली के किनारे पर जा टिकी, जहाँ से अभी भी 3 व्यक्तियों ने तेजी से भीतर प्रवेश किया था और वहीं रुक गए थे। बबूसा सतर्क हो उठा। वो डोबू जाति के योद्धा थे। वो लोग यहाँ पहुँच गए, बबूसा ने दबे स्वर में कहा। धरा ने भी उन्हें देखा, फिर पुलिस वालों से क्या उठी। उन लोगों ने वो हत्या की है।
दोनों पुलिस वालों ने उनकी तरफ रिवॉल्वर ताने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। तब तक उन तीनों ने फुर्ती से अपने हाथों को कपड़ों के भीतर डालकर हथियार निकाले और तेजी से उन पर चला दिए। दो ने चौकोर पत्ती फेंकी थी और एक ने लंबा खंजर। चौकोर पत्तियां किसी पंख के भांति हवा में तेजी से घूमती उनकी तरफ बढ़ी। खंजर तो दिखा ही नहीं कि वो हवा में कहाँ पर है। नीचे बैठ जाओ बबूसा, धरा का हाथ पकड़े नीचे बैठता क्या उठा। धरा घबराकर कूलों के बल नीचे जा गिरी। तभी उन्होंने एक पुलिस वाले की गर्दन कटकर उड़ती उछलकर एक तरफ गिरते देखी। दूसरे पुलिस वाले की पीठ में पूरा का पूरा खंजरा धंसा। एक अन्य फेंकी गई पत्ती बबूसा और धरा के सिरों पर से निकल गई और उसके कहीं गिरने की आवाज़ आई। गर्दन कटे पुलिस वाले का शरीर बेजान सा नीचे जा गिरा था। दूसरा पुलिस वाला भी नीचे जा गिरा था। भागो, बबूसा दांत भींचे गुर्रा उठा। धरा जल्दी से उठ बैठी, परंतु तब तक बबूसा के हाथ में दो नन्हे चाकू चमक उठे। ये क्या कर रहे हो? धरा बोली। भाग जाते हैं यहाँ से। हम भागे तो वो आसानी से हमारा निशाना ले लेंगे। तुम उन्हें ठीक से नहीं जानती, वो पक्के निशानेबाज है। कहने के साथ ही बबूसा ने हाथ में दबे चाकुओं को खास अंदाज में झटका दिया। चाकू बबूसा के हाथ से निकल गए। अगले ही पल उन्होंने दो को चाकू लगते देखा। तीसरा फौरन गली से बाहर भागा और पास की दीवार की ओट में हो गया। तब तक वो दोनों नीचे गिर चुके थे। चलो, बबूसा के ओटों से गुर्राहट निकली। दोनों उठे और पलट कर गली में भाग निकले। तुम चाकू से निशाना बहुत अच्छा लगाते हो, धरा भागते हुए कह उठी। बबूसा ने कुछ नहीं कहा। चाकुओं पर लगा जहर कैसा है जो फ़ौरन असर कर जाता है? धरा बोली। बहुत घातक जहर है, खून से मिलते ही फ़ौरन असर कर देता है, बबूसा बोला। दोनों तब तक गली से बाहर आ गए थे। शाम हो चुकी थी। गली पार करते ही उधर दूसरी तरफ की सड़क थी जहाँ वाहन आ जा रहे थे। वो दोनों बिना रुके सड़क पार करने लगे। ऐसा होते ही कई वाहनों के ब्रेक लगे, टायर चीखे, हॉर्न पर हॉर्न बजने लगे, परंतु वो सड़क पार करते इस तरफ भागते रहे जैसे मैदान हो। सड़क पार कर गए, दूसरी तरफ मार्केट थी। बबूसा ने ठिठक कर गर्दन घुमाई और पीछे देखा, परंतु उसे कोई नहीं दिखा। कितने हैं पीछे? धरा ने जल्दी से पूछा। एक भी नहीं दिखा, परंतु वो पीछे हैं, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। टैक्सी लेते हैं, उधर आगे टैक्सी स्टैंड है। दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। बबूसा बार बार पीछे और आसपास देख रहा था। तुम चाकू पर लगाने के लिए जहर कहाँ से लाए? धरा बोली। डोबू जाति के पहाड़ों से दूर जंगल में खास जाति के जहरीले सांपों को पकड़ कर निकाला था। तुम्हारे चाकू कम होते जा रहे हैं, खत्म हो गए तो कहाँ से? और बहुत है मेरे पास, चाकू भी जहर भी। मैं पूरी तैयारी के साथ निकला था डोबू जाति से। मैं जानता था कि कैसी भी समस्या आ सकती है, परंतु तब ये नहीं सोचा था कि डोबू जाति के योद्धाओं से ही मुकाबला करना पड़ेगा। परंतु उनसे तो तुम मेरी वजह से लड़ रहे हो। मुझे गुस्सा है उन पर। क्या? वो रानी ताशा की सहायता कर रहे हैं राजा देव के खिलाफ। रानी ताशा बहुत चालाक औरत है। उनकी सहायता से राजा देव को वो वापस सदूर ग्रह पर ले जा सकती है और राजा देव धोखे में फंस सकते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे इस बात की है कि राजा देव रानी ताशा के रूप जाल में न फंस जाए। मैं तो बहुत उलझन में और मुसीबत में आ फंसी हूँ जब से डोबू जाति में गई हूँ। बबूसा और धरा तेजी से आगे बढ़ते रहे। तुमने जहर और चाकू कहीं रखे हुए हैं? हाँ, जिस होटल में मैं ठहरा था उसी के वेटर को अपना सामान संभालने के लिए संभाल के रखने को दिया था। मैंने उसे काफ़ी पैसे भी दिए थे। उसके घर का पता और फ़ोन नंबर जानता हूँ। जब लेना होगा सामान मिल जाएगा मुझे। तुमने अपना सामान उसे रखने को क्यों दिया? क्योंकि मेरे लिए वो कीमती था। होटल के कमरे को मैंने कभी भी सुरक्षित नहीं माना। मुझे डर था कि डोबू जाति वाले मुझे ढूंढते वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डोबू जाति से बाहर आकर मैंने रानी ताशा से विद्रोह किया है। ऐसे में रानी ताशा डोबू जाति के सरदार ओमारू को मेरे बारे में कैसा भी आदेश दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, धरा बोली। मेरी वजह से डोबू जाति से तुम्हारा झगड़ा हो गया। बबूसा ने कुछ नहीं कहा। बातों के दौरान चलते हुए आसपास और पीछे भी नज़र दौड़ा रहा था। शाम का वक्त था और सड़कों पर लोगों का आना जाना बढ़ गया था। कोई दिखा? नहीं, परंतु वो हमारे पास ही हैं। उन्हें कभी भी अपने से दूर मत समझना। वो अपना काम पूरा करके ही रहते हैं। तो क्या वो मुझे मार देंगे? धरा ने थके स्वर में कहा। बबूसा चुप रहा। टैक्सी स्टैंड आ गया। धरा ने वहाँ से टैक्सी ली और ड्राइवर को एक दूर की जगह बता दी कि वहाँ जाना है। दोनों पीछे बैठ गए। टैक्सी आगे बढ़ गई। बबूसा की निगाह हर तरफ घूम रही थी और अंत में उसने टैक्सी स्टैंड के पास एक आदमी को खड़े देखा। वो डोबू जाति का था और टैक्सी को जाता देख रहा था। बबूसा के होठ भिज गए। सोनलाल के घर भी जाना है, धरा क्या उठी। पहले इन लोगों से तो बच लें, ये काफ़ी संख्या में है, बबूसा ने सख्त स्वर में कहा। तुम मेरे लिए काफ़ी परेशानी उठा रहे हो, है ना? धरा ने बबूसा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बबूसा ने धरा को देखा। तुम ना होते तो अब तक उन्होंने मेरी जान ले ली होती। तुमने ही मुझे बचाए रखा हुआ है, आगे पता नहीं क्या होगा, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। तुम आगे भी मुझे बचाए रखोगे? कोशिश करूँगा, परंतु वो हमेशा ही संख्या में बहुत होते हैं। वो कभी भी सफल हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें हरा दोगे। बबूसा ने अपने हाथ पर पड़े धरा के हाथ को देखते हुए कहा। तुम जब मुझे छूती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। धरा ने हाथ को फ़ौरन पीछे कर लिया। हाथ क्यों हटाया? मैं नहीं चाहती कि इन हालातों में तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ हो जाए, धरा बोली। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ?
पता नहीं, धरा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा। सोच ही नहीं पाई, सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो लोग मेरी जान ले लेना चाहते हैं। मेरी माँ की जान ले ली उन्होंने। चक्रवर्ती साहब और प्रकाश को मेरे ही सामने मार दिया। इन सब बातों के होते हुए मैं तुम्हारे बारे में कभी भी सोच नहीं पाई। ठीक कहती हो, बबूसा गंभीर था। तुम बहुत तनाव में हो, मैं समझता हूँ। जब से डोबू जाति में मैंने कदम रखा है, मेरा चैन, आराम, परिवार सब खत्म हो गया। धरा का स्वर भर्रा उठा। मैं घर से बेघर हो गई। हर समय डरी रहती हूँ कि मेरी जान चली जाएगी। मैं तुम्हें बचाए रखने की पूरी चेष्टा करूँगा। कब तक बबूसा? धरा ने थकी सी सांस ली। तुम भी कब तक मुझे बचाए रख सकोगे? तुमने मेरा नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। धरा ने बबूसा को देखा परंतु कहा कुछ नहीं। टैक्सी सड़क पर ट्रैफिक के बीच दौड़े जा रही थी। तुमने शादी क्यों नहीं की? बबूसा ने पूछा। कभी इस बारे में सोचा नहीं, धरा बोली। डोबू जाति में तो शादी नहीं होती, किसी से भी संबंध बनाया जाता है वहाँ। हाँ, ऐसा होता है, परंतु ये बात मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। क्यों? सदूर ग्रह पर भी शादी होती है, तभी औरत मिलती है। वहाँ 2 शादियाँ की जा सकती हैं। नया जन्म लेने के बाद भी तुम्हें सदूर ग्रह के बारे में सब पता है? धरा ने पूछा। महापंडित ने मेरा जन्म कराते समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ डाल दिया था कि मुझे इन बातों का ज्ञान रहे। महापंडित जो भी है बहुत समझदार है। बहुत, वो विद्वान है, अक्लमंद है, परंतु अब उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही। क्यों? वो रानी ताशा का साथ दे रहा है। वो सब जानता है कि रानी ताशा ने कभी कैसा धोखा दिया था राजा देव को, परंतु वह रानी ताशा की हर बात मान रहा है। और रानी ताशा राजा देव को वापस सदूर ग्रह पर ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। जबकि मैं चाहता हूँ कि राजा देव इस बारे में स्वयं फैसला लें, और वो फैसला तभी ले सकते हैं जब उन्हें बीती बातों का ज्ञान हो। ज्ञान कैसे होगा? जब वो रानी ताशा का चेहरा देखेंगे तो उस जन्म की बातें उन्हें याद आने लगेंगी। ऐसा क्या है रानी ताशा के चेहरे में जो? महापंडित ने इस बार रानी ताशा का जन्म कराते समय उसके चेहरे पर ऐसा कुछ डाला था कि जिससे चेहरा देखते ही राजा देव को सब कुछ याद आ जाए। महापंडित को ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तभी तुम्हारी बातों पर तो देवराज चौहान भरोसा ही नहीं कर रहा, तारा बोली। तभी तो समस्या आ रही है। अगर राजा देव ने मेरी बात का भरोसा कर लिया होता तो फिर रानी ताशा की राह कठिन हो जाती। 6 महीने की चेष्टा के बाद मैं राजा देव की गंध पाने में कामयाब हो सका। समाधि के सहारे महापंडित की दी शक्तियों के दम पर राजा देव से बात की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो सोहनलाल ही मुझे राजा देव तक पहुंचा सकता है। राजा देव से मेरा सामना हो जाए तो शायद उन्हें अपनी बातों का विश्वास दिला सकूं। रानी ताशा कब इस ग्रह पर पहुंचने वाली है? कभी भी। रानी ताशा के इस ग्रह पर आने का समय हो चुका है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। वो जानती है कि तुमने उनसे विद्रोह कर दिया है? अवश्य। सरदार ओमारू ने यंत्रों के सहारे बात करके उन्हें तभी बता दिया होगा। अब रानी ताशा इस धरती पर आकर राजा देव को पाने के लिए डोबू जाति के योद्धाओं का सहारा लेगी। बुरा वक्त आने वाला है। मुझे तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं राजा देव पहले की तरह रानी ताशा के रूप के दीवाने होकर सब कुछ भूल ना बैठे। पहले भी राजा देव की दीवानगी का रानी ताशा ने खूब फ़ायदा उठाया था, अब भी कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या किया रानी ताशा ने? बबूसा ने धरा को देखा और क्या उठा। इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्यों? ये राजा देव का मामला है, उनकी बात मैं किसी को नहीं बता। तभी टैक्सी ज़ोरों से लड़खड़ाई, उन्हें तीव्र झटके लगे। ड्राइवर ने टैक्सी को कठिनता से संभाला और उसे रोका। पीछे आती कारें अगल बगल से रास्ता बनाकर निकलने लगी। साहब जी, टैक्सी ड्राइवर दरवाज़ा खोलता बोला, लगता है टायर बस्ट हो गया है। धरा ने घबराकर बबूसा को देखा। बबूसा के चेहरे पर खतरनाक भाव दिखे। दरवाज़ा खोलते धरा से बोला, बाहर निकलो। बबूसा बाहर निकला तो ड्राइवर परेशान से क्या उठा। साहब जी, ये तो किसी ने टायर पर चाकू मारा है। बबूसा ने टैक्सी के पिछले टायर में छोटा सा खंजर धंसे देखा। इस खंजर को वो बखूबी पहचानता था। डोबू जाति के योद्धा आसपास ही हैं, बबूसा बड़बड़ा उठा। दूसरी तरफ से धरा टैक्सी से बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया और टैक्सी के संग घूमकर दूसरी तरफ खड़े बबूसा की तरफ जाने लगी कि तभी उसे गर्दन के पिछले हिस्से पर हवा की तीव्र लहर के टकराने का एहसास हुआ। वो तुरंत पलटी तो अगले ही पल ठक की आवाज़ उभरी और धरा ने जो देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं। लोहे की कुछ भारी चौकोर बत्ती टैक्सी के दरवाजे के ऊपर बॉडी में धंस चुकी थी और तेजी से हिलती कांप रही थी। धरा फौरन समझ गई कि बाल बाल बची है, वरना उसका गला कट चुका होता। धरा का चेहरा दहशत से भर उठा। बबूसा! वो गला फाड़कर चीखी और टैक्सी के गिर्द भागकर बबूसा के पास जा पहुंची। तुम इतना डर क्यों रही? वो मेरा गला कटते कटते बचा है। धरा कांपती सी क्या उठी। बबूसा की निगाह फौरन आसपास घूमी। ड्राइवर ना समझने वाली निगाहों से बबूसा को देख रहा था। ये खंजर? तभी धरा की निगाह टायर में धंसे खंजर पर पड़ी। ऐसे खंजर मैंने डोबू जाति के यहाँ देखे थे। वो लोग हमारे पास ही हैं। बबूसा गुर्रा उठा और धरा का हाथ थामते बोला, आओ। बबूसा सड़क से धरा को खींचता एक तरफ बढ़ गया। लोग अजीब सी निगाहों से बबूसा और धरा को देख रहे थे। बबूसा की लेदर जैसी बनियान पर फंसे छोटे छोटे चाकू सबको नजर आ रहे थे। धरा ये बात महसूस करके क्या उठी।
तुम्हें कमीज़ पहन लेनी चाहिए, नहा कि तुम लोगों की नज़रों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हो। तुम सिर्फ अपनी जान की सोचो, लोगों को ये नहीं पता कि तुम कभी भी मारी जा सकती हो। सड़क के किनारे पर आते ही बबूसा धरा का हाथ पकड़े भागने लगा। धरा ने उसका पूरा साथ दिया। उसी पल धरा के सिर पर हवा देता कुछ निकला और उसको कुछ आगे मौजूद एक व्यक्ति के सिर और उसके कुछ आगे मौजूद एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा। पलक झपकते उस व्यक्ति का आधा सिर कटकर अलग हो गया। धरा के होंठों से चीख निकल गई। आसपास के और लोगों ने भी यह नज़ारा देखा तो दहशत से चीखें निकल गईं उनकी। वो व्यक्ति धड़ाम से नीचे जा गिरा, परंतु बबूसा रुका नहीं। धरा का हाथ थामे भागता चला गया। धरा की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि डोबू जाति के योद्धा उसकी जान लिए बिना मानने वाले नहीं। कब तक बचेगी वो? अब शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। वे दोनों भागते जा रहे थे। तुम इन्हें मार क्यों नहीं देते? धरा दौड़ते दौड़ते कह उठी। वो संख्या में ज़्यादा हैं। इस भीड़ भरी जगह पर उनका मुकाबला किया तो बेकार में कई लोग मरेंगे, बबूसा ने कहा। 2 बार मेरी गर्दन कटते कटते बची है, इतना खतरा तो रहेगा ही। आगे मोड़ आया। दोनों मुड़े और एक 8 फुट चौड़ी गली में प्रवेश करते चले गए। रुकना मत, बबूसा दौड़ते हुए क्या उठा। ये गली पार कर लो। गली 200 फुट लंबी थी। वो पार की तब तक अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। पार करते ही बबूसा दाई तरफ की दीवार से सट गया। धरा ने भी ऐसे ही किया। वो ज़ोरों से हाँफ रही थी। अब वो यहाँ भी आ जाएंगे, हाँफते हुए धरा ने कहा। वो आ रहे हैं, बबूसा गुर्राया। तुम दीवार के साथ नीचे लेट जाओ। क्यों? ताकि बच सको। अंधेरे का फ़ायदा हमें मिलेगा। नीचे लेटकर हिलना नहीं, इस तरह उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम भी यहीं हो। मैं उन्हें ख़त्म करने की चेष्टा करता हूँ, बबूसा ने सतर्क स्वर में कहा। तुम मुझे बचा लोगे? हाँ, नीचे लेट जाओ, वो आ रहे हैं। धरा फौरन दीवार के साथ नीचे जा लेटी, चेहरा इस तरफ कर लिया कि देख सके। इस वक्त वो नीचे लेटी अंधेरे का हिस्सा लगने लगी थी। बबूसा वैसे ही दीवार के साथ सटा खड़ा था और उसके दोनों हाथों में 3-3 नन्हे चाकू आ गए थे। चंद पल बीते कि गली में से भागते कदमों की आवाज़ें आने लगीं। बबूसा सतर्क हो गया। देखते ही देखते 4 लोगों ने गली से बाहर कदम रखा। बबूसा ने अपने दाएं हाथ को झटका दिया। तीनों चाकू हाथ की उंगली से निकलकर उन चारों की तरफ लपके और तीन के जिस्म में जा धंसे। 2 पल बीते कि वो तीनों एक एक करके नीचे गिरने लगे। तब तक चौथे की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। उसी पल बबूसा ने बाएं हाथ को झटका दिया तो उंगलियों में दबे तीनों के तीनों नन्हे चाकू हवा में उसकी तरफ लपके और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अब तक गली से और भागते कदमों की आवाज़ें आने लगीं। चौथा भी नीचे जा गिरा था। बबूसा ने अपनी जगह छोड़ी और गली के मुहाने पर जा खड़ा हुआ। गली से 5-6 लोग भागकर आते दिखे। बेशक अंधेरा था, परंतु उन्होंने बबूसा को पहचान लिया था। उनमें से 2 तो रुके नहीं, भागते आते सीधा बबूसा से आ टकराए। बबूसा के पाँव उखड़ गए। वो पीछे को नीचे जा गिरा। वो दोनों भी गिरे, परंतु तीनों उसी पल खड़े हो गए। बबूसा एक पर झपटा और उसके सिर के बाल पकड़कर गले पर कैरेट चाप मारी तो कड़क की आवाज़ उभरी। उसे छोड़ा तो वो नीचे जा गिरा। तब तक दूसरा खंजर हाथ में थामे बबूसा पर झपट चुका था। बबूसा ने उसका खंजर वाला हाथ पकड़ा और उसके पेट की तरफ घुमा दिया। वो खंजर स्वयं उस व्यक्ति के ही पेट में जा घुसा। बाकी के 5 जो अभी गली के किनारे पर ही खड़े थे, वो अपने अपने हथियार निकालकर खतरनाक अंदाज में बबूसा की तरफ बढ़ने लगे। बबूसा शांत सा खड़ा रहा। तभी एक ने लोहे की चौकोर पत्ती उस पर फेंकी। उसके हाथ की हरकत देखते ही बबूसा को पता चल गया था कि वो क्या करने जा रहा है। बबूसा ने फौरन खुद को नीचे गिराया और उसी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। लोहे की वह चौकोर पत्ती ऊपर से निकल चुकी थी। इसके साथ ही बबूसा चौंका। उसने धरा को एकाएक खड़े होकर एक तरफ भागते देखा और उसके पीछे दौड़ते एक आदमी को देखा तो बबूसा समझ गया कि धरा देखी जा चुकी है। उसकी जान खतरे में है। एकाएक वो खूंखारता से भर गया। पलक झपकते ही उसके हाथों में नन्हे चाकू चमकते और सामने वालों को लगते रहे। वो 5 नीचे गिर चुके थे। बबूसा ने एक की कमीज़ उतारी, उसे पहनते हुए तेजी से उस तरफ दौड़ा जिस तरफ धरा और वो आदमी दौड़े थे। बबूसा हर हाल में धरा को बचा लेना चाहता था। तभी पीछे से बबूसा की पीठ पर कोई आ गिरा। बबूसा जोरों से लड़खड़ाया परंतु संभल नहीं पाया और नीचे जा गिरा। पीठ पर पड़े आदमी ने उसकी गर्दन पर बाँह लपेट ली और उसे जोर से भींच लिया। बबूसा के होठों से गुर्राहट निकली और तेजी से करवट ले ली। उसकी पीठ पर पड़ा आदमी उसके नीचे दब गया। बाँह कुछ ढीली हुई तो बबूसा ने उसकी बाँह को अलग किया और छिटक कर लुढ़कता चला गया और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। वो आदमी भी तब तक खड़ा हो चुका था। बबूसा ने इस अंधेरे में भी उसे पहचाना। वो डोबू जाति का योद्धा था। एकाएक बबूसा ने दाएं हाथ की 2 लंबी उंगलियां किसी खंजर की भांति सीधी की कि तभी सामने वाला व्यक्ति बहुत तेजी के साथ उस पर झपट पड़ा। बबूसा ने खंजर के समान तनी उंगलियों को खास अंदाज में टेढ़ा किया और हाथ को आगे कर दिया। अगले ही पल वह व्यक्ति करीब आकर चीख उठा। बबूसा की खंजर समान तनी उंगलियां उसके पेट के भीतर तक धंस गईं। तभी बबूसा ने उंगलियों को मरोड़ा और पूरी ताकत के साथ वापस खींच लिया। वो व्यक्ति पुनः गला फाड़कर चीख उठा। बबूसा के हाथ में मांस का बड़ा सा टुकड़ा उसके पेट का आ गया था। वो पेट थामे चीखता हुआ नीचे जा गिरा और तड़पने लगा। बबूसा ने हाथ में पकड़े मांस के टुकड़े को फेंका और तेजी से उस तरफ भागा जिधर धरा गई थी। हर तरफ अंधेरा फैला था।
वहाँ आते जाते लोगों ने चीखें सुनी थी, परंतु समझ नहीं पाए कि बात क्या है। तब तक बबूसा वहाँ से जा चुका था। बबूसा भागता रहा भागता रहा। धरा की चिंता थी उसे। उसने देखा था कि उसके सामने डोबू जाति का योद्धा उसके पीछे भागा था। धरा खतरे में थी। बबूसा वहाँ आसपास की जगहों में दौड़ता रहा, धरा को ढूंढता रहा। भरपूर कोशिश की बबूसा ने धरा को पा लेने की, परंतु धरा कहीं भी नहीं दिखी। पसीने से भरे बबूसा ने ठिठक कर धरा की गंध का एहसास पाने के लिए तेज तेज सांसें ली, परंतु सफलता नहीं मिली। बबूसा के होठों से गुर्राहट निकली। धरा का इस तरह से हाथ से निकल जाना उसकी हार थी, और उसे हार पसंद नहीं थी। उसे लगा कि धरा को उसने हमेशा के लिए खो दिया है। धरा दौड़ती जा रही थी। सांस फूल चुकी थी, टांगें कांप रही थीं। सिर से पसीना निकलकर चेहरे पर लकीरें बनाकर बह रहा था। शरीर में पसीने के दौड़ते रहने का एहसास हो रहा था, परंतु वो भागे जा रही थी। वो जानती थी कि उसके पीछे मौत है। डोबू जाति का योद्धा उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे है। बबूसा को उसे बहुत सहारा था, परंतु बबूसा का साथ छूट चुका था। उस वक्त वो ना भागती तो तभी पीछे आने वाले ने उसकी जान ले लेनी थी। भागते भागते धरा पुनः उसी सड़क पर आ गई थी जहाँ वाहन तेजी से आ जा रहे थे। वो बदहवास सी कारों गाड़ियों के साथ साथ सड़क पर तेजी से भागने लगी। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि एक बार गर्दन घुमाकर पीछे देख पाती कि उसका दुश्मन उससे कितनी दूरी पर है। तभी धरा एक कार के नीचे आते आते बची। कार के ब्रेक चीखे, धरा लड़खड़ाई, कार रुक गई। धरा को और तो कुछ समझ में नहीं आया। वो पागलों की तरह पलटी और कार का दरवाज़ा खोलती ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठती तेज स्वर में बोली, भगवान के लिए कार दौड़ा दो, वो मेरी जान लेना चाहता है। इसके साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइविंग सीट पर जगमोहन बैठा था। मैं तुम्हारे पीछे आते आदमी को पहले ही देख चुका हूँ, जगमोहन ने कहा होगा। कार दौड़ा दी। उसी पल तेज़ आवाज़ के साथ कार का पिछला शीशा तोड़ती पत्ती भीतर आई और जगमोहन के सिर के ऊपर कार की छत में आ धसी। लगा जैसे कार में भूचाल आ गया हो। ये क्या है? धरा समझ सकती थी कि वो क्या है। कार कार मत रोकना, धरा ने कांपते सर में कहा। कार की स्पीड कम नहीं की थी जगमोहन ने। तभी कार के पीछे बॉडी पर किसी चीज़ के लगने का एहसास हुआ। वो आदमी क्या फेंक रहा है? जगमोहन ने पूछा। कार भगाते रहो, धरा आफ रही थी। जगमोहन के होंठ भिज चुके थे। वो मामले की गंभीरता को समझ गया था। समझ चुका था कि अगर ये लड़की उसकी कार में न बैठी होती तो यकीनन जान गंवा बैठी होती। कौन हो तुम? जगमोहन बोला। वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता है? धरा गहरी गहरी सांसें लेती रही, बोली कुछ नहीं। जगमोहन समझ गया कि लड़की डरी हुई है। ट्रैफिक के बीच जगमोहन की कार दौड़ती रही। अब पीछे उसकी कार पर कुछ नहीं हुआ था। लगता था जैसे पीछे आने वाला काफ़ी पीछे छूट चुका है। धरा अब धीरे धीरे संयत होने लगी थी। वो सीधी बैठी, जगमोहन को देखा, फिर पीछे की तरफ नज़र मारी तो पीछे का शीशा काफ़ी सारा टूटा पाया। पीछे कारों गाड़ियों की हेडलाइटें चमक रही थी। इसके अलावा धरा को कुछ नहीं दिखा। वो पसीने से भीगी हुई थी अभी तक। थैंक्स, धरा फीके स्वर में बोली। आपने मुझे बचा लिया। वो मुझे मार देना चाहता था। कौन था वो? चंद पलों की चुप्पी के बाद धरा ने कांपते सर में कहा, मैं नहीं जानती वो कौन था, परंतु कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तो मैं किसी पुलिस स्टेशन के सामने उतार दूँ? जगमोहन बोला। पुलिस नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। उन लोगों को पकड़ना नामुमकिन है। उनका कोई पता ठिकाना नहीं। वो लोग यहाँ के नहीं हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं और ख़तरनाक हैं। सुनिए, मैं मुसीबत में हूँ। इस वक्त मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या आप रात भर के लिए मुझे रहने की जगह दे सकते हैं? सॉरी मैडम, जगमोहन बोला। इससे ज़्यादा मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ओह, धरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जगमोहन ने अपने सिर के ऊपर कार की छत में धंसी चीज़ पर निगाह मारी। वो 8 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी चौकोर पत्ती जैसी कोई चीज़ लगी, जो कि आधी छत में धंसी हुई थी। जगमोहन समझ नहीं पाया कि वो क्या है और अपना ध्यान कार ड्राइविंग पर लगाते हुए कहा, आपको कहाँ उतारूँ? दूर, जितनी दूर आप मुझे उतार दो उतनी ही ठीक रहेगा, धरा ने कहा। मेरा घर पास ही में, आपको यहीं उतारूंगा। धरा ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जगमोहन ने कार रोकी तो धरा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद किया, भयभीत निगाहों से आसपास देखा और जगमोहन से बोली, थैंक्स। तभी जगमोहन ने उसकी तरफ 500 के कुछ नोट बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो, इनसे तुम किसी होटल में रात भर के लिए कमरा ले सकती हो। धरा ने नोट थाम लिए तो जगमोहन कार आगे बढ़ाता लेता चला गया। धरा ने परेशान निगाहों से आसपास देखा। अब पीछे कोई नहीं था, परंतु वो जानती थी कि डोबू जाति के योद्धाओं का कुछ पता नहीं चलता कि वो कब करीब आ जाए। धरा तेजी से एक तरफ बढ़ती चली गई। उसे बबूसा का ध्यान आया कि वो कहाँ होगा। क्या उसे ढूंढ रहा होगा? उसे पास ना पाकर वो क्या सोच रहा होगा? उसे ज़रूर ढूंढा होगा। धरा तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। कपड़े अभी भी पसीने से भीगे हुए थे, परंतु वो सोच रही थी कि रात उसने कहाँ पर बितानी है। क्या किसी परिचित के घर चला जाए या किसी होटल में? परिचित के घर जाने से वो उसकी जान भी खतरे में डाल सकती है। डोबू जाति के योद्धाओं का कोई भरोसा नहीं कि वो कब उसे ढूंढ निकाले। ऐसे में उसके साथ जो लोग होंगे वो उन्हें भी खत्म कर देंगे। तो क्या उसे किसी होटल में चले जाना चाहिए? इन्हीं सोचों में उलझी वो फुटपाथ पर आगे बढ़ी जा रही थी। रह रहकर उसे बबूसा याद आ रहा था कि वो पास था तो बहुत निश्चिंत थी। भगवान करे उसे फिर से बबूसा मिल जाए। धरा की आंखों में आंसू चमक उठे कि वो कितनी बेबस हो गई है। माँ नहीं रही,
घर पर जाने में डर लग रहा था कि वहाँ उसके इंतज़ार में डोबू जाति के योद्धा मौजूद ना हो। उसके लिए तो डोबू जाति श्राप बन गई है। उसका चैन आराम सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। तभी सड़क किनारे वाहनों में फंसी एक टैक्सी उसके पास आ रुकी। वो ठिठकी और यूं ही टैक्सी को देखने लगी, परंतु टैक्सी में जो निकला उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो सोलाम था। सोलाम टैक्सी से निकला, दरवाज़ा बंद किया तो टैक्सी आगे बढ़ गई और धरा उस पर पूरी ताकत से भाग खड़ी हुई। उसकी सांस पुनः फूलने लगी। पीछे से आती कदमों की आहट मौत के डंके के समान उसके कानों में पड़ रही थी। बहुत तेजी से भाग रही थी धरा। मौत सिर पर थी। उसे जोगाराम की बात याद आ गई कि डोबू जाति के योद्धा भूतों की तरह अचानक ही सामने प्रकट हो जाते हैं और जान खत्म हो जाती है। जोगाराम ने उसे कितना रोका था कि वो डोबू जाति की तरफ ना जाए, परंतु तब उसने उसकी एक बात भी नहीं मानी थी और नतीजा सामने था। अपनी जान बचाने को भागी फिर रही थी। अब फिर मौत का परकाला बना सोलाम पीछे आ गया था। आगे फुटपाथ खत्म हुआ और बाईं तरफ मोड़ आ गया। वो तीर की तरह भागती बाईं तरफ मुड़ती चली गई। भागे जा रही थी वो कि बस उसे भागते ही रहना है। इधर का रास्ता सुनसान था। बहुत कम लोग आ जा रहे थे। बहुत दूर सामने फ्लैट बने दिख रहे थे, उनकी लाइटें जल रही थी। और इन हालातों में धरा सोच रही थी कि उन फ्लैटों में बैठे लोग कितने सुखी हैं, कितने खुश हैं। वो भी कभी ऐसे ही अपने घर में माँ के साथ चैन से रहा करती थी। पीछे से कानों में पड़ने वाली कदमों की आवाज़ अब तेज़ हो गई थी। सोलाम उसके करीब आ चुका था। धरा ने पागलों की तरह और भी तेज़ भागने की चेष्टा की, परंतु हिम्मत जवाब दे गई और तेज़ न भाग सकी। सोलाम सिर पर आ पहुंचा। अब धरा में मौत से बचकर भागने का दम नहीं बचा था। वो रुक गई, ठिठक गई, हाफते हुए नीचे बैठती चली गई। मुंह खोले सांसें ले रही थी। सोलाम उसके पास आकर रुक गया था। धरा ने खुद को हालातों के हवाले कर दिया था। मौत से बचकर भागने की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वहीं बैठी रही, हाँफती रही, सांसें लेती रही। सोलाम की तरफ से कोई वार होने का इंतजार करती रही। 2 मिनट बीत जाने पर भी सोलाम की तरफ से कोई वार नहीं हुआ। धरा ने गहरी गहरी सांसें लेते सिर उठाकर सोलाम को देखा। यहाँ अंधेरा था। सोलाम का चेहरा स्पष्ट तो नहीं दिखा, परंतु वो दिखा। वो उसे ही देख रहा था। खड़ी हो जा लड़की। सोलाम का गंभीर स्वर उसके कानों में पड़ा। धरा का शरीर कांपा और वह खड़ी होने की चेष्टा करने लगी। आंखों में आंसू चमक उठे। मौत सामने खड़ी पाकर उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया था। सोलाम खड़ा उसे देखता रहा, परंतु उसने उसके खड़े होने में कोई सहायता नहीं की। धरा खड़ी हो गई, परंतु उसकी टांगें काँप रही थीं। बदन में रह रहकर ठंडी सेरन दौड़ रही थी। धरा ने आंसुओं भरी निगाहों से सोलाम को देखा। सोलाम एकटक उसे देख रहा था। बबूसा से तेरा क्या रिश्ता है लड़की? सोलाम ने गंभीर स्वर में पूछा। धरा सोलाम को देखती रही। जवाब दे। मैं किसी से फालतू बात नहीं करता, लेकिन तेरे से करनी पड़ रही है। क्या रिश्ता है तेरा बबूसा से? कुछ नहीं। धरा के ओठों से खरखराता स्वर निकला। सच बोल। सच कहा है मैंने। धरा की आवाज़ में फीकापन और कंपन भरा था। तू हमारे पहाड़ों वाली जगह में आई, क्या उससे पहले तू बबूसा को जानती थी? सोलाम ने पूछा। नहीं। उसके बाद तू बबूसा से मिली? हाँ। कहाँ मिली? मुंबई में। उसने ही मुझे ढूंढ निकाला था। धरा की आवाज़ कांप रही थी। बबूसा से तेरा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं। वो तेरे को क्यों बचा रहा है? सोलाम ने पूछा। पता नहीं। बबूसा कहता है कि डोबू जाति उसे पसंद नहीं, इसलिए। तेरे कारण उसने डोबू जाति से दुश्मनी मोल ली है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और बबूसा के लिए भी। सोलाम ने गंभीर स्वर में कहा। तेरे में उसने ऐसा क्या देखा जो उसने ऐसा कर डाला? मैं नहीं जानती। तेरे को प्यार है बबूसा से? प्यार? बबूसा से नहीं, सिर्फ पहचान है। धरा ने सूखे स्वर में कहा। बबूसा तेरे से प्यार करता है? नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। धरा बोली। सोलाम कुछ पल धरा को देखता रहा, फिर क्या उठा। वो तेरे से प्यार करता है लड़की। तेरी खातिर उसने डोबू जाति से दुश्मनी ले ली। हमारे योद्धाओं को मारने लगा कि तू बची रहे। बबूसा एक योद्धा है और योद्धा इसी तरह प्यार जताते हैं। योद्धा कभी भी अपने से प्यार का इजहार नहीं करते। हर इंसान का प्यार दिखाने का अपना ढंग होता है, परंतु डोबू जाति के योद्धा प्यार का इजहार भी अपनी युद्ध कला के द्वारा करते हैं। यह बबूसा का प्यार ही है तेरे लिए कि वो तेरे को हर हाल में बचाए रखना चाहता है। मैं तो कहूँगा कि यह सिर्फ उसका पागलपन है। डोबू जाति से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी उसे। माना कि वो श्रेष्ठ योद्धा है, परंतु जाति की उसे इज्जत करनी चाहिए। परंतु तेरे लिए उसने जाति से भी झगड़ा मोल ले लिया है। सोलाम गंभीर था। धरा सोलाम को देखने लगी, उसकी बातों का मतलब समझने लगी। सोलाम एकटक उसे देखे जा रहा था। धरा अब सोचने लगी कि आखिर सोलाम चाहता क्या है। बबूसा कहाँ है? धरा ने कांपते स्वर में पूछा। वो जहाँ भी होगा, जाति के योद्धाओं की नज़र में होगा। सोलाम ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने बबूसा के साथ बचपन से लेकर जवानी तक का वक्त बिताया है, दोस्तों की तरह। युद्ध कला हमने एक साथ सीखी। मुझे वो हमेशा पसंद आया, परंतु अब अचानक ही जाति छोड़ने के बाद उसे जाने क्या हो गया। पर मैं तेरे को बबूसा के नाम पर छोड़ता हूँ। क्या? धरा को जैसे कुछ समझ ना आया। बबूसा तुझे पसंद करता है तो मैं उसकी पसंद की जान नहीं लूँगा। ये सिर्फ मेरा ही फैसला है और मेरे तक ही रहेगा। बाकी के योद्धाओं से तुम्हें बचना होगा। वो तुम्हें मार सकते हैं। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी डोबू जाति के भीतर पाँव रखकर। जो भी हो, तू ज़्यादा देर तक नहीं बची रह सकती। सोलाम का सर कठोर हो गया। तो तुम मुझे नहीं मारोगे?
बबूसा की खातिर तुझे नहीं मारूंगा, वो तुम्हें प्यार करता है, तभी तो तुम्हें बचा रहा है। धारा ने सोचा, परंतु उसे कहीं से भी नहीं लगा कि बबूसा उसे प्यार करता है या उसके मन में बबूसा के लिए ऐसी भावनाएं उठी। परंतु सोलाम का कहना है कि एक योद्धा ऐसे ही अपना प्यार दिखाता है। धरा ठीक से सोच नहीं पाई। एकाएक सोलाम पलटा और तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। धरा उसे जाते देखती रही और वह अंधेरे में निगाहों से ओझल हो गया। वो ठगी सी खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि वो बच गई है। उसे छोड़ दिया सोलाम ने। परंतु सोलाम की यह बात भी उसे याद आई कि यह उसका अपना फैसला है। दूसरे योद्धा उसकी जान ले सकते हैं। खतरा अभी भी सिर पर था।